हेलो 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 हेलो। चलो, तुम रुको, तुमको मैं मिलाऊंगी बच्चों से, फिर तुम आराम से हाय हेलो जो तुमको करना है वो करना। चलो आ जाओ। मैनेजमेंट एक्ट, पेमा, 1999। चलो, कल अपन ने क्या लिखा था कॉपी में, बताओगे एक बार? बहुत कुछ, क्या क्या लिख लिया था कल ऐसा अपन ने? बहुत कुछ में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 है ना। और इसमें अपन ने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पढ़े थे। तो अभी तक अपन ने फेमा में क्या क्या पढ़ लिया है? अपन ने सबसे पहले पढ़ा करेंसी क्या होता है, फॉरेन करेंसी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन सिक्योरिटी क्या होता है, ये सारा अपन ने पढ़ा था। और इसके बाद अपन ने पढ़े थे दो डेफिनेशंस मेनली, एक तो पीआरआई का था और एक पीआरओआई का था, कि पीआरआई कौन है और पीआरओआई कौन है। इसके बाद अपन ने ट्रांजैक्शंस देखे थे। तो कल अपन ने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस देखा था, और इसके बाद अपन कौन सा ट्रांजैक्शन देखे थे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में अपन ने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में अपन ने सिर्फ एक स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन दे रखी थी, वो डिस्कस करी थी, और उसका शेड्यूल 1 डिस्कस किया था, है ना। तो ये हमारा शेड्यूल 1 है करंट अकाउंट की डेफिनेशन का, जो अपन ने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो अपन एक बार सेक्शन नंबर 5 पे चलते हैं। कल अपन ने सेक्शन नंबर 6 पढ़ा था कैपिटल अकाउंट का। सेक्शन 6 किसका है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का। और आज अपन क्या पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 5, जो किसका है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? तो देखो क्या बोला है, आ जाओ रीड करते हैं। The term current account transaction is defined negatively by section 2J of the act, जिसमें लिखा है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट के अलावा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट बोलेंगे। एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और इसमें ये सारे ट्रांजैक्शंस और आते हैं। तो जो कल अपन ने पढ़े भी थे, चेक करो, अपन ने पढ़ा था ना, फॉरेन ट्रेड, अदर सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंक, क्रेडिट फैसिलिटी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कल पढ़ा था डेफिनेशन में 2J में। फिर उसके बाद में पेमेंट इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। फिर अपन ने पढ़ा था लिविंग एक्सपेंसेस, क्या पैसा अगर आप दे रहे हो बाहर, या फिर आपके फॉरेन ट्रेवल और एजुकेशन के खर्चे हैं, तो वो भी किस में आते हैं? करंट अकाउंट में। ये कल अपन पढ़ चुके थे। और इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं तीनों में क्या बोला है। इंडियन रेसिडेंट है, मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है, कहां से इंपोर्ट कर रहा है? यूके से। एज पर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉ, मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई अकाउंट्स के हिसाब से तो ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। पर अंडर फेमा इट डज नॉट ऑल्टर एन असेट इन इंडिया फॉर द यूके वेंडर। यूके वेंडर पीआरओआई है, यूके वेंडर पीआरओआई है। क्या उसके हिसाब से किसी भी तरीके से कोई असेट ऑल्टर हो रहा है क्या इंडिया में? यूके के लिए इंडिया में कोई असेट ऑल्टर हुआ है क्या? नहीं। इट डज नॉट क्रिएट इवन एनी लाइबिलिटी टू द यूके वेंडर फॉर द इंडियन इंपोर्टर। क्या बोला है? इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी टू अ यूके वेंडर फॉर द इंडियन इंपोर्टर। ये किसी तरीके का लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं कर रहा है। Once the payment is made, the Indian resident or the UK vendor neither owns nor is owed anything in the other country. सिंपल है ना। तुम खुद सोचो, गुड्स आपने बाहर से इंपोर्ट किए, बाहर से अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए, तो क्या इंडियन असेट, इंडिया में जो आपके पास असेट है, लाइबिलिटी है, क्या उसमें कोई फॉरेन असेट पे कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? क्योंकि अपन ने कल पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पीआरआई के पास असेट लाइबिलिटी जो रखे हैं वो ऑल्टर हो रहे हैं अदर कंट्री में। पीआरआई के असेट लाइबिलिटी जो बाहर रखे थे वो ऑल्टर हो रहे हैं, पीआरओआई के असेट लाइबिलिटी जो इंडिया में रखे थे वो ऑल्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पीआरआई की बात करूं, तो क्या पीआरआई का कोई असेट लाइबिलिटी बाहर रखा था क्या जो ऑल्टर हो रहा है? क्या पीआरओआई का कोई असेट लाइबिलिटी है क्या इंडिया में जो ऑल्टर हो रहा है? तो दोनों में ही कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं। तो ये कौन सा अकाउंट ट्रांजेक्शन हुआ? करंट अकाउंट। तो सिर्फ मशीनरी आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये मत मान लेना कि मैम मशीन तो कैपिटल एक्सपेंस होता है, और अगर ये कैपिटल एक्सपेंस है तब तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा ना, फेमा में नहीं आएगा। समझ में आया क्या सबको? नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो।
यहां पे भी आप मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, पर यहां जो मशीन इंपोर्ट हो रही है वो क्रेडिट पे हो रही है, तो लाइबिलिटी तो हुई है भाई। पीआरओआई का लाइबिलिटी इंडिया में आ रहा है ना, और अगर लाइबिलिटी ऑल्टर हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में पहले पॉइंट में लिखा है एनी क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर आपने कोई मशीन खरीदी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, कैसे खरीदी है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपने कोई भी मशीन खरीदी है अगर आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी मशीनरी खरीदी जिसपे आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही है। आया क्या समझ में? तो वहां पे स्टार मार्क कर लेना, क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप जैसे सपोज करो आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो जिसमें जनरली आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है, तो ऐसे केस में आप उसको करंट अकाउंट ही मानोगे, क्योंकि वो क्रेडिट फैसिलिटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में की जा रही है। पर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता तो फिर वो कैपिटल अकाउंट में आ जाता। समझ में आ रहा है सबको? फिर बोला हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अब PRI ट्रांसफर, कितने ट्रांसफर कर रहा है? $1000 टू हिज NRI ब्रदर इन न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट। जैसे दक्ष ने अपने भाई को $1000 दे दिए गिफ्ट में। दक्ष ने अपने भाई को कितने दे दिए? $1000 गिफ्ट में दे दिए, जो बाहर रह रहा है। द फंड आर सेंट, पैसा किसने भेजा? PRI ने। इंडियन बैंक अकाउंट से भेजा। किसको भेजा? NRI के, NRI को कौन से बैंक अकाउंट में? जो न्यूयॉर्क में है। इसको रेमिटेंस ही तो बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? रेमिटेंस। फिर बोला है अंडर अकाउंट्स एंड इनकम टैक्स लॉ गिफ्ट इज अ कैपिटल रिसीप्ट। इनकम टैक्स में पढ़ के आए होंगे, कैपिटल गेन में गिफ्ट देना क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट होता है। हाउएवर अंडर FEMA once the gift is accepted by NRI no one owns or owes anything to anyone in India or USA। ये कह रहे जब इसने दक्ष ने अपने भाई को गिफ्ट दे दिया तो क्या दोनों में से कोई भी एक दूसरे से पैसा मांगता है क्या? दोनों में से किसी का भी कोई असेट लाइबिलिटी कोई राइट बनता है क्या? नहीं। तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। और अगर ट्रांजैक्शन खत्म हो गया तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है क्या सबको? इसको मैं यहां पे लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं इसमें काउंट कर सकती हूँ, रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस या फिर एनी रेमिटेंसेस, कोई भी रेमिटेंसेस अगर आपने किया है, पर ये पेरेंट स्पाउस चिल्ड्रन वाला नहीं है। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई रेमिटेंस दिया अपने भाई को इन दी फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, इफ गिफ्ट इज अ, सुना बहुत ध्यान से, अगर गिफ्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो व्हाई देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन अंडर करंट अकाउंट रेगुलेशंस? इट इज बिकॉज, अब रेस्ट्रिक्शंस क्या है तो उसके लिए अपन को पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, शेड्यूल 1, 2, 3 पे, फिर अपन आगे पढ़ेंगे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे गिफ्ट और डोनेशन भी है, तो यहाँ जो गिफ्ट और डोनेशन लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में, वो किस चीज का है क्या नहीं है वो अपन को बाद में समझ में आएगा, तो वो पैराग्राफ में तुमको बाद में पढ़ाऊंगी। पहले अपन चलते हैं शेड्यूल 2 पे। पर शेड्यूल 2 से पहले कल हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था। शेड्यूल 1 किसका था? ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिटेड है। ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो क्या है, तो कौन कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड है, वापस रिवाइज करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? रेमिटेंसेस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। इसी के जैसा एक और रेमिटेंस था, कौन सा? गेमिंग से, ये हमारा क्या बोलते हैं, रेसिंग से या फिर राइडिंग से, ये जो रेमिटेंसेस है ये भी आएगा। अच्छा, लॉटरी वाला एक और रेमिटेंस था, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट। इसमें बैंड और प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स और फुटबॉल पूल, वापस बोलेंगे तीनों। पहला कौन सा है? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। दूसरा कौन सा है? रेमिटेंस आउट ऑफ रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी। थर्ड कौन सा रेमिटेंस है? परचेज ऑफ लॉटरी टिकट और बैंड और प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स और फुटबॉल पूल्स। ये तीन के लिए अगर आपने कोई पैसा दिया या आपके पास कोई पैसा आया तो वो प्रोहिबिटेड है ट्रांजैक्शन। फोर्थ, कमीशन के 2 पॉइंट थे। पहले पॉइंट नंबर F पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट पर कौन सा एक्सपोर्ट? जो किस में हो रहा है? रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट में, पर एक्सेप्ट अप टू 10% कमीशन इज अलाउड ऑन टी एंड टोबैको।
समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और कमीशन था पॉइंट नंबर डी में, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। कौन सा कमीशन है यहाँ पे? मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट और इन होली ओन सब्सिडरी। कहाँ पे है सब्सिडरी? अब्रॉड। और कंपनी कहाँ पे है? इंडिया में। आया क्या समझ में? दोनों कमीशन हमारे प्रोहिबिटेड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, रेमिटेंसेस। कौन सा? डिविडेंड का कोई भी रेमिटेंस है जो कंपनी ने दिया जिस पर डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है। कल डिविडेंड बैलेंसिंग बताया था क्या होता है। जितना आपके पास एक्सपोर्ट से पैसा आया उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं बांट सकते किसी भी साल में, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग, कि डिविडेंड मैक्सिमम कितना जाएगा? जितना आपके पास एक्सपोर्ट से पैसा आया इंडिया में। फिर नेक्स्ट कौन सा है? पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स। और एक और कौन सा है? रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन दी फंड्स हेल्ड इन एनआर स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट। एनआर के अकाउंट में अगर कोई भी पैसा आया है इंटरेस्ट इनकम का, तो वो इंडिया में ही रहेगा, वो आपके पास बाहर आप उसको लेके नहीं जा सकते। समझ में आया सबको? यहाँ तक वापस पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे पास 8 ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिटेड है। पहला, रेमिटेंसेज आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। दूसरा, रेमिटेंसेज आउट ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग। थर्ड, रेमिटेंस आउट ऑफ परचेज फॉर लॉटरी टिकट और बैंड मैगजीन्स और फुटबॉल पूल्स। फोर्थ, कमीशन वाले 2 पॉइंट है। पहला, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट 10% किस पे? ड्यू और टोबैको पे। और इसके बाद एक और कमीशन था, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट और wholly owned subsidiary in India of in abroad of Indian companies। फिर एक रेमिटेंस था डिविडेंड वाला। कौन सा? रेमिटेंस बाय पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन विच डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। फिर एक था पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज और एक था रेमिटेंसेज ऑन द इंटरेस्ट इनकम हेल्ड इन स्पेशल स्कीम एनआरआई अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? 2 पॉइंट्स बोलो आना। ये कौन से थे? शेड्यूल 1 में जो प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, सेक्शन 5 में। अब क्या बोला है? शेड्यूल 2 में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आप कर तो सकते हो, पर इसके लिए आपको किसका अप्रूवल लगेगा? किसका अप्रूवल लगेगा? गवर्नमेंट का। मतलब अगर आपको नीचे ये सारे ट्रांजैक्शन करने ना जो बॉक्स में लिखे हैं तो आप कर लो, पर आपको किसका अप्रूवल लगने के बाद ही आप ये ट्रांजैक्शन कर पाओगे? गवर्नमेंट का अप्रूवल। किसका अप्रूवल? और गवर्नमेंट में भी अगर तुम चेक करोगे ना इस टेबल को, तो इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री लिखी है कि गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी मिनिस्ट्रीज आती है उन मिनिस्ट्रीज से परमिशन लेके आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, अदरवाइज आप ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सबको? तो देखो मिनिस्ट्री कौन कौन सा लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है। तो ऐसे 3-4 मिनिस्ट्री हमको दिख रही है जो हमको काम करने के लिए अलाउ किया है, पर इससे हमको मिनिस्ट्री का परमिशन लेना पड़ेगा। तो चेक करो एचआर डेवलपमेंट में कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। एक तो पहला वाला हाईलाइट करना मेरे साथ, पहला वाला मिनिस्ट्री है जो एचआर डेवलपमेंट में है, और लास्ट वाला, लास्ट सेकंड वाला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये 2 मिनिस्ट्री किस चीज के लिए आपको अलाउ कर रही है करना, पर विद द अप्रूवल। तो पहला क्या लिखा है? कल्चरल टूर्स करना। क्या करना? कल्चरल टूर। दूसरा क्या लिखा है? रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, national or state level sports bodies if the amount involved exceed $1 lakh। क्या कहना चाह रहे हैं सेकेंड वाले पॉइंट में? रेमिटेंसेज ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडीज इफ द अमाउंट इज मोर देन $1 lakh, तो परमिशन लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआर डेवलपमेंट से। पर किस चीज का परमिशन कह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट में? हम्म हम्म परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब तो इसको और बेटर बोलूं अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए,
अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट या स्पॉन्सर करने के लिए कोई भी पैसा बाहर देना चाहते हो, आप इंडियन हो, आप पीआरआई हो, आप पीआरआई हो और आप पैसा कहाँ देना चाहते हो? बाहर। तो कल मैंने एक बात बोली थी कि पैसा बाहर जाता है तो दुख होता है ना। तो अगर आप पैसा देना चाह रहे हो, आप पीआरआई हो और आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी को स्पॉन्सर करने के लिए बाहर पैसा देना चाह रहे हो, या फिर आप प्राइज मनी बाहर देना चाह रहे हो, इसका मतलब आप डॉलर बाहर देना चाहते हो। तो अगर आप डॉलर बाहर देना चाहते हो तो आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्पोर्ट्स के लिए पैसा देना चाहते हो, दो। पर अगर आपने पैसा $1 लाख से ज्यादा दिया, कितना दिया? $1 लाख से ज्यादा, तो आप वो भी दे सकते हो, हम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर $1 लाख से अगर ज्यादा देते हो तो आपको परमिशन लेके अलाउड है। आप परमिशन ले लोगे मिनिस्ट्री से तो आप जाके 1 लाख क्यों, आप 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, आपकी इच्छा है, पर आपको इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। पर अगर सपोज करो इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज है, मतलब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट बॉडी है, मतलब जिनका काम ही यही है कि अब वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते, स्पॉन्सर करते हैं, तो जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते, स्पॉन्सर करते हैं, अगर वो बाहर पैसा दे रहे हैं तो उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। जिसका काम ये नहीं है ना, अगर वो आपके बाहर किसी भी तरीके से स्पॉन्सर करना चाहता है तो ऐसे केस में वो कर सकता है, पर उसको परमिशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जैसे जितने भी क्रिकेट मैचेस सपोज करो इंडिया के बाहर हो रहे हैं, जो भी क्रिकेट मैचेस है, तो जो क्रिकेट मैच इंडिया के बाहर हो रहा है वहां पे तुमने देखा होगा स्पॉन्सर्ड आता है। कुछ तो अपने क्रिकेटर्स के टी शर्ट्स पे लिखे हुए रहते हैं, कुछ उनकी जो बाउंड्री होती है क्रिकेट की वहां पे लिखा आता है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड कौन है। तो जो भी स्पॉन्सर्ड है, अगर वो इंडिया का स्पॉन्सर है, इंडिया का पीआरआई है जो स्पॉन्सर कर रहा है बाहर जाके, तो वो स्पॉन्सर कर सकता है, वो प्राइज मनी भी दे सकता है बाहर जाके, पर उसको परमिशन लेना पड़ेगा इफ दैट स्पॉन्सर्ड अमाउंट और प्राइज मनी इज मोर देन $1 लाख। समझ में आ रहा है क्या सबको? किससे परमिशन लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट लिखा है, हाईलाइट करो, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इस डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा आपको इस मिनिस्ट्री में भी। क्लियर है? और पहला क्या लिखा है? कल्चरल टूर। क्या लिखा है? व्हाट इज कल्चरल टूर? क्या होता है कल्चरल टूर्स? हाँ, तो अब कल्चरल टूर्स अगर मैं बोल रही हूँ कि सपोज करो तुमको हम आसाम लेके चले गए, तो क्या वो फेमा में कवर्ड है क्या? तो इसका मतलब आसाम का कोई बंदा फॉरेन जा रहा है, आसाम का कल्चर जो भी है, जो भी उनका ट्रेडिशन है वो दिखाने या वो प्रेजेंट करने आप बाहर जा रहे हो, तब फेमा लगेगा ना। तो कल्चरल टूर्स कौन से? जो आपके पर्टिकुलर स्टेट के हैं उसको रिप्रेजेंट करने आप बाहर जा रहे हो। या फिर सपोज करो कोई सिंगर है जो बाहर जाके फॉरेन में जाके कॉन्सर्ट कर रहा है, जैसे दिलजीत बाहर जाके फॉरेन में कॉन्सर्ट कर रहा है, तो वो भी तो कल्चरल टूर का ही पार्ट है। हाँ या ना? वो भी किसका पार्ट है? कल्चरल टूर का। तो जितने भी कल्चरल टूर्स इंडिया से बाहर हो रहे हैं, उसको करने के लिए भी अगर आपको बाहर जाना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। किससे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। तो चेक करो कल्चरल टूर्स का मीनिंग क्या होता है। अ कल्चरल टूर इन इंडिया कैन बी अ फैंटास्टिक वे टू एक्सपीरियंस द कंट्रीज रिच हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस और विजिट एंशिएंट टेम्पल्स जैसे गोल्डन ट्रायंगल। कल्चरल टूर्स इन फेमा लिखती हूँ मैं, बेटर रहेगा। आई थिंक इसमें तो उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया होगा। समझ में आया क्या कल्चरल टूर्स का मतलब क्या है? अब इधर लिखो सेकंड, सेकंड देखो क्या लिखा है, हाईलाइट करना। कौन सा मिनिस्ट्री है? 3 मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट और एक और मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तीनों मिनिस्ट्री है सरफेस ट्रांसपोर्ट के। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का परमिशन आपको कब लेना है? तो उन्होंने सिंपली बोला है रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय पीएसयू। सेकेंड बोला है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस। फिर लिखा है थर्ड रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजीएस डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग।
पढ़ा मेरा पहला पॉइंट। अब देखो इधर स्क्रीन पे, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय अ पीएसयू। फ्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना। किसको दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस? किसी वेसल को, है ना, शिप को हो गया। वो शिप किसका है, किसके थ्रू हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो रहा है? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो क्या बोला है, सुना बहुत ध्यान से। इसका मतलब होता है सेंडिंग मनी अब्रॉड टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय अ शिप दैट अ पीएसयू हैज हायर्ड और चार्टेड दिस। क्या बोला है? पैसे भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो? बाहर भेज रहे हो। क्यों भेज रहे हो बाहर? ट्रांसपोर्ट, टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय अ शिप। आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक शिप के थ्रू। गुड्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो? शिप के थ्रू। और उसके लिए पैसा कहाँ भेज रहे हो तुम? बाहर। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कहाँ भेज रहे हो आप? बाहर। दैट अ पीएसयू हैज हायर्ड, और जिसको हायर किसने किया है उस वेसल को? पीएसयू ने। इसका मतलब पीएसयू ने एक वेसल रेंट पे लिया, और उस वेसल को जब इन्होंने रेंट पे लिया तो इनको वो रेंटल चार्जेस देने पड़ेंगे, फ्रेट देना पड़ेगा। और वो फ्रेट ये कहाँ दे रहे हैं? बाहर दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? बाहर। तो ऐसे केस में पीएसयू को, सुना बहुत ध्यान से, पीएसयू को भी अगर ऐसा पैसा बाहर भेजना है तो वो भेज तो सकते हैं, पर किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से। समझ में आया? क्या लिखो वहां पे, मीनिंग लिखो इसका। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय पीएसयू का मीनिंग लिखो। It means sending money abroad. It means sending money abroad. It means sending money abroad to pay. It means sending money abroad to pay for the cost of, to pay for the cost of transporting goods. To pay for the cost of transporting goods by a ship, by a ship, by a ship that a PSU has hired, that a PSU has hired, that a PSU has hired। क्लियर है पहला पॉइंट? ये सरफेस ट्रांसपोर्ट से परमिशन किसको लेनी पड़ेगी? पीएसयू को। अगर वो रेंटल चार्जेस जो है, जो इसके हायर चार्जेस है, वो बाहर दे रही है तो। ठीक है यहाँ तक? सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड में क्या लिखा है। क्या किसका पेमेंट हो रहा है सेकंड में? पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे हो रहा है? ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय अ, और अ, पहले वाला भी तो पीएसयू था, पर पहले वाला पीएसयू था फ्रेट पे कर रहे हो। ये वाला फ्रेट पेमेंट का है या गुड्स पेमेंट का है? गुड्स पेमेंट का है, क्योंकि ये तो इंपोर्ट है ना। तो इसका मतलब क्या है? ऑन सीआईएफ बेसिस क्या है, एफओबी क्या है, एफएएस क्या है, ये सारा कस्टम ड्यूटी में आता है। सीआईएफ, एफओबी और एफएएस, ये सब कस्टम ड्यूटी में आता है, ये सारी टर्म्स है ना। देखो ओशियन ट्रांसपोर्ट, क्या फुल फॉर्म है सीआईएफ का? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या फुल फॉर्म है? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या मतलब है इसका? सुना बहुत ध्यान से। और ये कस्टम ड्यूटी में क्यों काम आता है? कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है जब आप गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, और जब भी आप गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो आपने सपोज करो गुड्स बाहर से इंपोर्ट किए, आपने अगर बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए तो सबसे पहले गुड्स को खरीदने का खर्चा आएगा, दैट इज गुड्स का प्राइस कितने का है। तो सपोज करो गुड्स 100 रुपए का है, तो जो गुड्स 100 रुपए का है उसका कॉस्ट 100 रुपए हो गया। बोलो। स्टार्ट कर देना मैंने, चलो आओ। क्या बोला है? कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट। क्या मतलब है इसका? कि जब भी आप गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट का
परचेज प्राइस है वो आएगा। उसमें अगर आपने गुड्स बाहर से मंगवाए हैं तो इट में भी पॉसिबल कि आपने गुड्स को इंश्योरेंस करवाया होगा रास्ते का, तो वो इंश्योरेंस का खर्चा भी आपकी कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा ना, वो भी तो आपका इंपोर्ट कॉस्ट ही है। और इसके अलावा आपने जो फ्रेट पे किया है, जो वेसल के थ्रू गुड्स आए उसका आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया, वो भी आपकी कॉस्ट बनेगा। तो इसको बोलते हैं CIF। क्या बोलते हैं? तो CIF मतलब हो गया, इट इज एन इंटरनेशनल शिपिंग अग्रीमेंट डिफाइंड एज द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज एन इनको टर्म। फिर क्या लिखा है अपना हेडिंग क्या था पढ़ो, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑन कौन से बेसिस पे? तो अगर गवर्नमेंट ने, सुना बहुत ध्यान से, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या PSU ने कोई भी पेमेंट किया है इंपोर्ट का और वो गुड्स इंपोर्ट किसके थ्रू होके आए हैं? ओशियन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। किसके थ्रू? और आपने जो पेमेंट किया है अगर वो CIF बेसिस पे किया है तो फिर आपको मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? मिनिस्ट्री से। इसका मतलब आपको इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी PSU को। और इवन आपने अगर कोई फ्रेट पे किया है, जो रेंट पे किसने लिया था? PSU पे, उसका भी अगर आपने कोई पेमेंट किया तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या सबको? फिर नेक्स्ट चेक करो, थर्ड में किसको परमिशन लेनी है? रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। अब ये कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का रेट क्या होता है, DGS कौन होता है वो देखते हैं। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस शीट बाय DGS। देखो क्या लिखा है, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस इज अ फीस चार्ज्ड फॉर कीपिंग अ कंटेनर आउटसाइड द पोर्ट और टर्मिनल लॉन्गर देन द अग्रीड अपॉन फ्री टाइम। जैसे तुमने कितनी बार मूवीज में देखा होगा कि जो भी गुड्स शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें कंटेनर्स रखे होते हैं बड़े बड़े, तो वो कंटेनर्स आप जब रख रहे हो पोर्ट पे, तो आप जब पोर्ट पे कंटेनर्स रखते हो तो 2 दिन रख सकते हो, 3 दिन रख सकते हो, 4 दिन रख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने तो सपोज करो उन कंटेनर्स को 15 दिन तक आपने गुड्स इंपोर्ट करके मंगा लिए, इंपोर्ट करके मंगवा लिए तो लेके जाओ ना, यहाँ से कस्टम पोर्ट से तो लेके जाओ। अब तुमने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट करके मंगा लिए और उन गुड्स को पोर्ट पे ही रख रखा है पिछले 1 महीने से। कहाँ पे रखा हुआ है? पोर्ट पे रख रखा है 1 महीने से। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम पोर्ट पे 1 महीने से गुड्स रख रखे हो तो पोर्ट के पास जगह कम पड़ रही ना बाकी गुड्स को रखने की? हाँ है ना? तो ऐसे केस में अगर तुमने प्रिस्क्राइब्ड टाइम से ज्यादा गुड्स को पोर्ट पर रख रखा है तो ऐसे केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग आपसे कुछ चार्जेस लेगा। क्या लेगा आपसे? चार्जेस। तो देखो क्या बोला है इसमें, रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय DGS। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो रेट प्रिस्क्राइब कर रखी है, कौन है मीटिंग में? हाँ, देखो क्या बोला है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो रेट प्रिस्क्राइब कर रखी है, अगर आपने उतना पेमेंट किया बाहर, आपने बाहर के पोर्ट्स को उतना पेमेंट किया डॉलर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने लिमिट से ज्यादा पे किया, जैसे सपोज करो लिमिट दे रखी है DGS ने कि आपको $1000 पे करना है कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का, और आपने पेमेंट किया सपोज करो 1500 का, तो क्या आप 1500 का पेमेंट कर पाओगे? क्या आप बिना परमिशन के 1500 का पेमेंट नहीं कर पाओगे? मतलब जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है उसमें आपको पेमेंट करना है, किसी की परमिशन नहीं चाहिए, पर रेट के ऊपर आपको पेमेंट करना है तो परमिशन चाहिए। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो ये तीनों जो पेमेंट किया, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट का मुझे परमिशन चाहिए, तो 3 पेमेंट कौन सा वापस बोलेंगे? रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय PSU, वापस रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय, वापस बोलेंगे रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय PSU। सेकंड कौन सा है? रेमिटेंस किसका? इंपोर्ट का। किसके थ्रू ट्रांसफर हुए हैं? ओशन ट्रांसपोर्ट। किसने किए हैं? गवर्नमेंट या फिर PSU ने। कौन से बेसिस पे? CIF बेसिस पे। थर्ड कौन सा पेमेंट कर रहे हो आप? रेमिटेंस है। कौन सा रेमिटेंस है? कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय DGS, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तीनों ही केस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का परमिशन चाहिए होता है। बोलो समझ में आया क्या सबको? फिर देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको 2 जगह परमिशन लगेगा। कितनी जगह? 2 जगह। एक तो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2 जगह आपको कहाँ परमिशन लगेगी? चेक करो क्या बोला है। आप एडवर्टाइज कर रहे हो कौन से प्रिंट मीडिया में?
इंडिया प्रिंट मीडिया है या फॉरेन का है? मतलब जैसे न्यूज़पेपर्स में अगर आप ऐड दे रहे हो तो वो न्यूज़पेपर इंडिया न्यूज़पेपर नहीं है, वो कौन से न्यूज़पेपर्स है? फॉरेन न्यूज़पेपर्स में अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो फॉर दी पर्पस, और आप एडवर्टाइज किसके लिए कर रहे हो? अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग एक्सीडिंग $10,000 बाय अ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स PSU। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट करती है फॉरेन प्रिंट मीडिया में, किसमें? फॉरेन प्रिंट मीडिया में अगर स्टेट गवर्नमेंट या PSU किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट कर रही है और वो एडवर्टाइजमेंट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट FII को मंगवाने के लिए नहीं किया है, वो एडवर्टाइजमेंट इंटरनेशनल बिडिंग के लिए नहीं किया है। अब व्हाट इज इंटरनेशनल बिडिंग वो पढ़ेंगे अपन। और अगर ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा $10,000 से ज़्यादा का है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। मतलब अगर सिंपल बोलूँ, अगर सपोज करो गोवा में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो गोवा की गवर्नमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, कहाँ पे? फॉरेन में, कि फॉरेन के लोग गोवा में आए घूमने के लिए, तो वो इस तरीके से प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बाहर खर्चा कर रही है $15,000 का, $15,000 का। कितने का? $15,000 का। ऐसे केस में गोवा की गवर्नमेंट को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप टूरिज्म प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप FII FDI कोई प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेशनल बिडिंग प्रमोट नहीं कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप किसी भी पर्पस के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो तो ऐसे केस में अगर आपका एडवर्टाइजमेंट अमाउंट $10,000 से ज्यादा है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। आया क्या समझ में पॉइंट? क्या बोल रहा है? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, इसी में एक और केस में आपको परमिशन लेना पड़ता है। कौन सा? रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ, क्या लिखा है? रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब का मेंबरशिप आपको चाहिए। अब ये कौन सा क्लब होता है वो देखेंगे। P&I क्लब का अगर आपको मेंबरशिप चाहिए और उसके लिए आप पैसा देना चाहते हो बाहर, तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेना पड़ेगा। तो अपन को दो चीजें देखनी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में परमिशन लेने के लिए। पहला, एक तो ये इंटरनेशनल बिडिंग क्या होता है, और एक अपन को देखना है कि ये P&I क्लब क्या होता है। चल देखो क्या लिखा है P&I क्लब में। P&I क्लब का फुल फॉर्म लिखो पहले बुक में, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। फुल फॉर्म लिखो, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज अ म्यूचुअल इंश्योरेंस एसोसिएशन प्रोवाइडिंग, पढ़ो एक बार स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ। क्या काम है इस क्लब का? कुछ नहीं, ऐसे ही बना दिया। क्या काम है इस क्लब का? प्रोटेक्शन देना किसके अगेंस्ट में? लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटी? कौन सा नुकसान आपको हो सकता है? कोई भी इंजरी, कोई भी कार्गो लॉसेस, कोलाइशंस एंड पोल्यूशंस। अगर आपको किसी भी तरीके का, अगर मैं बोलूँ मरीन इंश्योरेंस में, कोई मरीन के केस में अगर आपको कोई भी नुकसान हुआ है तो ऐसे केस में आपको P&I क्लब आपको हेल्प करता है। क्या करता है? अब कैसे हेल्प करता है देखो, इट एक्ट एज अ रिस्क पूल अलाउिंग द मेंबर्स टू शेयर द कॉस्ट ऑफ क्लेम्स। मतलब अगर आपको कोई नुकसान हुआ या अगर आपको कोई क्लेम चाहिए इंश्योरेंस से, तो वो कॉस्ट आपको अकेले को बियर कर नहीं करनी, आप सब
लोगों को बियर करनी है। मतलब जो भी पर्सन P&I क्लब का मेंबर है वो अपना पहले मेंबरशिप अमाउंट कुछ कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। वो मेंबरशिप अमाउंट जब कंट्रीब्यूट करेगा तो सपोज करो हम 5 लोगों ने मिलके P&I क्लब में अमाउंट कंट्रीब्यूट कर लिया। अब हम 5 ने जब अमाउंट कंट्रीब्यूट कर लिया तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो इसमें से कृतिका का जो गुड्स है वो बाहर से आ रहा है, और जब कृतिका के गुड्स बाहर से आ रहे हैं तो ऐसे केस में इसके गुड्स को नुकसान हो गया, मरीन डूब गई, तो ऐसे केस में अगर इसके गुड्स को नुकसान हो गया तो हमने जो पैसा इकट्ठा किया था वो सारा पैसा हम किसको दे देंगे? कृतिका को दे देंगे फॉर द टाइम बिंग कि यार हमने पैसा इकट्ठा किया था तो सारा पैसा अभी तुम ले जाओ क्योंकि तुमको नुकसान हुआ है। अगर कल को दक्ष को नुकसान हो जाए तो दक्ष ले जाएगा पैसा। तो सारे मेंबर्स पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिसको नुकसान होता है वो पैसा ले जाता है, हाँ या ना? और ये क्लब कहाँ पे है? अगर ये रेमिटेंस, ये क्लब फॉरेन में है तो आप अगर फॉरेन में पैसा दे रहे हो तो दे तो सकते हो आप पैसा, पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। समझ में आया क्या P&I क्लब क्या होता है? देखो इसमें क्या लिखा है, ये क्लब्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे देखो पहले लिखा है मेंबर्स पूल देयर रिसोर्सेज टू कवर क्लेम अगेंस्ट ईच अदर। मेंबर्स सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसको नुकसान होता है उसको जाके दे देते हैं कि तुम्हें नुकसान हुआ है तुम रख लो, तुम्हें नुकसान हुआ है तुम रख लो। काइंड ऑफ चिट फंड ही हो गया जहां पे सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिसको नुकसान हो रहा है वो पैसा, उसको पैसा मिल जाएगा। पर चिट फंड काइंड ऑफ लॉटरी होता है, ये लॉटरी नहीं है। यहाँ पे तो जिसको नुकसान होगा उसको पैसा मिल जाएगा। आया क्या समझ में? चेक करो क्या बोला है। बाय पूलिंग द रिसोर्सेज P&I club can absorb larger losses that individual ship owners might not be able to handle। हो सकता है कि अगर मैं अकेले, किसकी आवाज आ रही है? अच्छा इसमें आएगी ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होएगा फिर। चल आएगी हो तो क्लियर है क्या? P&I क्लब लिखो इसमें P&I क्लब का मीनिंग। It is a NPO organization. It is a NPO. It is a NPO where members pool their resources. Where members pool their resources to cover claims. Where members pool their resources to cover claims against each other. To cover claims against each other. अब डिस्टर्बेंस आएगा तो आएगा, आप क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हो इतना? क्या चाहिए आपको? और बस चलो, होपफुली सर अब हमको वापस डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो, या तो कोई दिक्कत P&I क्लब में? इस क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए अगर आपने कोई भी पैसा बाहर दिया तो उसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब कौन बच गया? किससे और किससे परमिशन लेनी है? ये रहा, कलर और लो लेते, कलर नहीं बच्चे मेरे पास तो कलर लाइट कलर्स लेने हैं प्लस। देखो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, किस चीज के लिए है ये? कहाँ गया? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड। क्या मतलब है इसका? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड। पहले तो ये कौन होते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स? कौन होते हैं ये? ICAI ने तो कहीं नहीं समझाया कि ये कौन होते हैं। ICAI तो कह रही तुमको सब पता होगा, गूगल कर लेना, हमको नहीं पता। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स नाम से समझ में आ रहा है? नहीं सही समझ रहा है? कोई भी ट्रांसपोर्ट जो अलग अलग मोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा रहा है आपको, वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है। मतलब मेरा काम है ट्रांसपोर्टेशन का, तो मैं ट्रांसपोर्ट, तुम बोलो एयर से करवाना है एयर से करवा दूंगी, शिप से करवाना है शिप से हो जाएगा, रेलवे से बोलो कि रेलवे से, रोड से बोलो कि रोड से, पैदल जाना है वो भी हो जाएगा, तुमको ही भेज दूंगी। समझ में आ रही ना? तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टर जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउ कर रहा है। कैसे? अलग अलग मोड्स के थ्रू। कैसे कर रहा है?
अलग अलग मोड्स के थ्रू, मेकिंग रेमिटेंस। और अगर ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कोई भी पैसा अपने एजेंट को बाहर देता है तो दे तो सकता है, पर किससे पूछना पड़ेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से। किससे पूछना पड़ेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, लास्ट मिनिस्ट्री बची है हमारे पास। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉड का बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस लग रहा है सर पे ही बोल रहे हैं, हालांकि बोल तो सर पे ही रहे हैं पूरा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनसे कब पूछना पड़ेगा? पढ़ो क्या लिखा है। हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स बाय टीवी चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या लिखा है ये? तो ये ट्रांसपोंडर कौन है फिर? डिस्कवरी चैनल सुना है? हिस्ट्री 18 है ना? ये सारे चैनल्स इंडिया के हैं क्या? ये सारे फॉरेन के चैनल्स हैं, और ये सारे फॉरेन के चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं। आया ना, हमारी टीवी पे आ रहे हैं ना। तो अगर ये सारे चैनल्स हमारी टीवी पे आ रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे चैनल्स को पैसा तो देना पड़ता होगा ना? ये सारे चैनल्स को पैसा तो देना पड़ता होगा, और ये सारे चैनल्स को जब आप पैसा दे रहे हो तो ये पैसा आप दे तो सकते हो, पर आपको किससे पूछना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको पूछना पड़ेगा, तब आप इनको रेमिटेंस दे पाओगे। समझ में आ रहा है सबको? तो क्या वापस पढ़ेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ, किसके हायरिंग चार्जेस है? ट्रांसपोंडर्स के थ्रू। ट्रांसपोंडर्स के थ्रू, जो किसके थ्रू आपको फैसिलिटी दे रहे हैं? या तो टीवी चैनल्स के थ्रू या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है। समझ में आया क्या सबको? क्लियर है? तो आपको यहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन दे रखे हैं जहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ट्रांजैक्शन है? 8 ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वापस सुनना, तुम इस 8 ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिख के आ सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये मत लिख के आ जाना पहली लाइन। इनमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, बात ही खत्म। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई ने भी ये टेबल बना के दी है कि कौन से काम के लिए आपको किससे परमिशन लेनी है। तो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से 2 परमिशन लेनी होती है। पहला कौन सा? कल्चरल टूर्स वाला, और दूसरा कौन सा था? लास्ट, सेकंड लास्ट, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब्रॉड अदर देन, किसके अलावा? इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज। अगर अमाउंट $1,00,000 से ज्यादा हुआ तो परमिशन लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। ठीक है। थर्ड, ये तो हो गया अपना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सेकंड कौन सा मिनिस्ट्री है जिससे आपको परमिशन? सरफेस ट्रांसपोर्ट में आपको 3 जगह, और सरफेस ट्रांसपोर्ट में अपन एक और ऐड कर लेते हैं, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग वाला। ठीक है। तो सरफेस ट्रांसपोर्ट में जब आपको मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी है तो सबसे पहला परमिशन, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट चार्जेस बाय पीएसयू। कोई भी फ्रेट चार्जेस है ऑन अ वेसल विच इज चार्टेड बाय पीएसयू, तो इसका रेमिटेंस आपको देना है तो विदाउट एनी अमाउंट आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सेकंड, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। कौन कर रहा है इंपोर्ट? ओशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन कर रहा है? गवर्नमेंट और पीएसयू कर रही है। कौन से बेसिस पे? तो ऐसे केस में भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इसमें भी कोई अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। तीसरा, और कौन सा आप पेमेंट कर रहे हो? कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजीएस। समझ में आ रहा है? और एक लास्ट, आपको डीजीएस से ही परमिशन लेनी पड़ती है। कौन सी? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड। फिर अपन को परमिशन लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 2 केसेस में। पहला केस कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। एडवर्टाइजमेंट कौन सी मीडिया में? फॉरेन प्रिंट मीडिया में। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बाय अ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पीएसयू। तो स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू। और इसमें कौन सा प्रमोशन नहीं आएगा? कल्चरल टूर्स, बोल कल्चरल टूर्स क्या, सॉरी, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग, प्रोवाइडेड अमाउंट $10,000 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? एक जगह आपको और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेनी पड़ती है, P&I क्लब की। ठीक है। और एक और अपने पास बचा या हो गए सारे?
एक बचा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। कौन सी? रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बाय टीवी चैनल्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आया क्या शेड्यूल 2? फटाफट से 2 मिनट शेड्यूल 2 रीड कर लो, फिर शेड्यूल 3 पे चलेंगे। हाँ, इसी के ही आते हैं जो कल शेड्यूल्स पढ़े थे और जो परसों पढ़े थे और PRI PROI जो पढ़ा था बस। और है क्या चैप्टर में? खत्म हो गया बस। फटाफट से पढ़ लो शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 अपन ने कल पढ़ा था जो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। शेड्यूल 2 अपन ने आज पढ़ा जो अलाउड है ट्रांजैक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज का अप्रूवल लगता है। और अब अपना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 3 है। जो मैंने तुम्हारे ग्रुप में भेज दिया क्या? कॉपी मिशन वाला ग्रुप का है। चल आया क्या समझ में शेड्यूल 2? अब आओ शेड्यूल 3 पे, पढ़ो क्या लिखा है। अब किससे पूछना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से या किससे? चलो तो शेड्यूल 3 में किससे पूछना पड़ेगा? RBI। किससे पूछना पड़ेगा? और RBI में भी क्या लिखा है? इंडिविजुअल। पहले क्या लिखा है? और इंडिविजुअल की पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा है। तो बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंडिविजुअल का पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा है। इंडिविजुअल नीचे दिए गए सारे पॉइंट के लिए पैसा रेस कर सकता है, पर कितना? हाईलाइट करो। एक बार पूछ के आना यार, कितनी देर लगेगी? पूछना भैया कितनी देर लगेगी। पढ़ो पॉइंट नंबर 1 से लेकर 9 तक कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसके लिए RBI का परमिशन लगता है, पर परमिशन कब लगता है? जब $2.5 लाख से ज्यादा रेस कर रहे हो। कितनी देर लगेगी? बैठो। पढ़ो पॉइंट नंबर 1 to 9। समझ में आ रहा है कि हर पॉइंट क्या लिखा है? अगर आप किसी भी कंट्री में दूसरी जगह विजिट करना चाहते हो एक्सेप्ट नेपाल भूटान, गिफ्ट डोनेशन देना चाहते हो दे सकते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हो, इमाइग्रेशन मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, ट्रैवल करना चाहते हो, हाँ एक ही बात है, ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस, फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस और चेकअप अब्रॉड और फॉर अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू ए पेशेंट। देखो क्या बोला है, अगर आप कोई बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हो, आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाह रहे हो, अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो, या फिर अगर आप कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बाहर जाना चाह रहे हो, तो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए क्या अकेले बाहर जाओगे क्या, या किसी को लेके जाओगे? साथ में लेके जाओगे ना, तो जिसको लेके जाओगे उसको भी हम फ्री कर रहे हैं। फ्री मतलब उसको भी लेके जा सकते हो इस लिमिट के अंदर अंदर, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट जो बाहर कराओगे, तो सिर्फ जाने का ही खर्चा होगा वहां पे, कि वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट का भी खर्चा होगा? वो भी तो खर्चा होगा ना, तो वो भी इसमें काउंट कर लो। बाहर पढ़ने के लिए गए हो या कोई भी अदर ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो आपको अलाउड है, आपको RBI की परमिशन की जरूरत नहीं है, पर इन ट्रांजैक्शन के लिए आपको लिमिट दे रखी है $2.5 लाख की, सारे ट्रांजैक्शंस मिला के फॉर द ईयर,
समझ में आ रहा है क्या सबको? और इसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई सारे ट्रांजैक्शन कर लिए $2.5 लाख तक के, तो फिर आप विद इन लिमिट अगर करते हो तो कोई आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगता, पर अगर आप लिमिट के बाहर चल जाते हो तो आरबीआई का अप्रूवल लगता है। समझ में आया क्या सबको? फिर बोला है any additional remittance in excess of the said limit for the said purpose shall require prior approval of RBI. However, for the purposes mentioned in item point number 4, 6, 5, 6, 7, 7 और 8, कौन कौन सा पॉइंट है? 4, 7 और 8। अबाउ 4 कौन सा था? 7 कौन सा है? और 8 कौन सा है? स्टडीज। अगर आप इन तीनों पर्पसेस के लिए पैसा मांग रहे हो तो इंडिविजुअल में अवेल एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर LRS if it is so required by a country of immigration, medical institute offering treatment or the university respectively. Further, if an individual remit any amount under the LRS in a financial year, then the applicable limit for such individual would be reduced from $250 by the amount so remitted. Further, that for a person who is resident but not permanently resident in India but is a citizen of foreign state other than Pakistan, it is a citizen of India who is in deputation to the office or branch of foreign company. क्या कहना चाह रहे हैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझाओगे तुम? फटाफट से पढ़ो। एडिशनल रेमिटेंस यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है पॉइंट नंबर 4, 7, 8 से, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो और क्या लिखना चाह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ तक समझाने की कोशिश करो। हम्म 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 कम हो जाएगी उतनी लिमिट से, तो हर साल के लिए, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। $2.5 लाख में से जितना अपन रेमिट कर देंगे, तो रेमिट किस पर्पस के लिए? 4, 7, 8 के लिए, ऐसा? फोर सेवन एट पॉइंट के लिए वापस पढ़े, आ जाओ। फॉर द पर्पसेस मेंशन्ड इन आइटम 4, 4 कौन सा था? इमिग्रेशन। 7 कौन सा था? मेडिकल ट्रीटमेंट। और 8 कौन सा है? तो अगर आप इन तीनों पर्पसेस के लिए पैसे खर्च करना चाहते हो, आपको डॉलर चाहिए, तो इंडिविजुअल एक्सचेंज फैसिलिटी ले सकता है फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर LRS। और LRS में जो लिमिट है वो $2.5 लाख की है। पढ़ाऊंगी LRS में जो लिमिट कितनी है, $2.5 लाख की है। अगर आप $2.5 लाख की लिमिट से ज्यादा लेना चाहते हो 4, 7 और 8 पॉइंट के लिए, तो ले सकते हो। यहां तक ये समझ में आ रहा है कि 2.5 लाख से भी ज्यादा आप ले सकते हो। पर फिर लिखा है इफ इट इज सो रिक्वायर्ड बाय अ कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ट्रीटमेंट और द यूनिवर्सिटी।
वापस पढ़ेंगे सेंटेंस, इफ इट इज सो रिक्वायर्ड बाय कंट्री ऑफ इमिग्रेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग ट्रीटमेंट और द यूनिवर्सिटी। मतलब सपोज करो मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रही हूँ और मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रही हूँ और उसमें मेरा $3 लाख का खर्चा आएगा। ये मेरे को यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपका कितना खर्चा आएगा, $3 लाख का खर्चा आएगा। पर मुझे एक बात बताओ, इंडिया में तो आपको जो पैसा मिलेगा विदाउट परमिशन हो तो $2.5 लाख ही मिलेगा। आपको $50,000 के लिए तो परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो इन्होंने बोला है, बहुत ध्यान सुना, अगर आपकी जो कंट्री है जहां पे आप पढ़ने जा रहे हो, आपकी जो कंट्री है जहां पे आप माइग्रेट कर रहे हो, आपकी जो कंट्री है जहां पे आप क्या कर रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हो, अगर उस कंट्री में $2.5 लाख से ज्यादा पैसा चाहिए तो आप वो भी लेके जा सकते हो विदाउट परमिशन। वापस पढ़ो सेंटेंस क्या लिखा है, इफ इट इज सो रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है, LRS से ज्यादा पैसा अगर आपको चाहिए, आपको मतलब किसको चाहिए, बाय द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट और द यूनिवर्सिटी। लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या सबको? मतलब आप 0.478 के लिए 2.5 लाख से ज्यादा भी लेके जा सकते हो इवन विदाउट परमिशन, प्रोवाइडेड आपकी कंट्री को ज्यादा पैसा चाहिए जहां पे आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हो या फिर जहां पे आपका खर्चा आ रहा है मेडिकल का, वहां पे। समझ में आया सबको? रेस्पेक्टिवली फिर लिखा है, फर्दर इफ एन इंडिविजुअल रेमिट एनी अमाउंट अंडर द LRS इन अ फाइनेंशियल ईयर देन द एप्लीकेबल लिमिट फॉर सच इंडिविजुअल वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम $250,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय द अमाउंट सो रेमिटेड। वापस पढ़ो उस लाइन को, क्या लिखा है, इफ एन इंडिविजुअल रेमिट एनी अमाउंट अंडर द सेड LRS in a financial year then the applicable limit for such individual would be reduced from $250 by the amount so remitted। सपोज करो, बहुत ध्यान से सुनना, तुमको $3 लाख का खर्चा आएगा एजुकेशन करने के लिए ना बाहर, उसमें से तुमने इस साल $3 लाख का टोटल खर्चा आएगा, तुमको गवर्नमेंट दे रही है, उसमें से तुमने इस साल एजुकेशन पे 3 लाख में से 3 लाख तुमको चाहिए, उसमें से तुमने $2 लाख खर्च कर दिए बाहर। कितने खर्च कर दिए? $2 लाख। तो तुम्हारे पास RBI के थ्रू जो तुमको पैसा बचा है डॉलर, वो $1 लाख बचा है। पैसा कितना बचा है? $1 लाख। पर लिमिट कितने की बची है? $50,000 की। ये कहना चाह रहे कि तुम ये मत मान लेना कि लिमिट भी $1 लाख की हो गई है। लिमिट $1 लाख की नहीं बची है, लिमिट 50,000 की बची है। तो 50,000 की लिमिट को फिर आप किस में काम में ले पाओगे? या तो एजुकेशन पर्पज के लिए जो आपके है, नहीं तो आपके पास पॉइंट नंबर 1 से लेकर 9 तक बहुत सारे पॉइंट है ना। मतलब सपोज करो आप ये कह रहे हो कि आपको प्राइवेट विजिट करना है कंट्री में और आपको प्राइवेट विजिट के लिए 60,000 चाहिए, तो मैम मेरे पास ना $1 लाख बचे हैं RBI से लाए हुए, तो वो खर्च कर लूं क्या 60,000? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि लिमिट में तो 50,000 ही बचे हैं ना। जो लिमिट है 3 लाख वाली, वो तो सिर्फ 478 को एप्लीकेबल है, वो बाकी किसी को एप्लीकेबल थोड़ी है। तो आप पॉइंट नंबर 478 के लिए आप 2.5 लाख के लिमिट से ज्यादा खर्चा कर सकते हो, पर बाकी लिमिट के लिए थोड़ी कर सकते हो। बाकी लिमिट के लिए तो आपके पास 2.5 लाख का लिमिट है ना, तो आपने 2 लाख खर्च कर दिया, तो बचा हुआ आपके 50,000 ही सबके लिए यूज हो पाएगा, जिस भी पर्पज के लिए आपको करना है। समझ में आया क्या सबको? तो जो अमाउंट रिड्यूस करोगे रेमिट करने के बाद, वो 3 लाख में से रिड्यूस होगा कि 250 में से? 250 में से रिड्यूस होगा, जो हमने आपको लिमिट लिख के दी है उसमें से। आया क्या समझ में? क्लियर है सबको? बोलो इधर। अब देखो क्या लिखा है, वापस सेंटेंस वापस पढ़ रही हूँ पूरा स्टार्टिंग से। हाउएवर से, हाउएवर फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन द आइटम 478 इंडिविजुअल में अवेल द एक्सचेंज फैसिलिटी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट अंडर LRS if it is so required by the country of immigration medical institute offering treatment or university। समझ में आ रहा है सेंटेंस सबको? Respectively, further if an individual remit any amount under the said LRS in a financial year, then the applicable limit for such individual would be reduced from $250 by the amount so remitted। जितना अमाउंट आपने रेमिट किया वो 2.5 लाख में से लेस होगा, वो 3 लाख अमाउंट में से लेस नहीं होगा जितना आपको बिना परमिशन के लेना है। क्लियर है? फिर बोला है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है सेंटेंस? फर्दर दैट फॉर अ पर्सन हु इज रेसिडेंट, जो पर्सन कौन है? कौन है? रेसिडेंट, पर परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। क्या है? रेसिडेंट है पर परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। देन, और वो पर्सन सिटीजन कहाँ का है? इंडिया का कि फॉरेन स्टेट का? मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है पर इंडिया का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, और वो पर्सन कहाँ का सिटीजन है? फॉरेन का। कहाँ का? एंड या फिर वो इंडिया का ही सिटीजन है हु इज ऑन डिप्यूटेशन टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी।
or subsidiary or joint venture in India of such foreign company may make remittance up to his net salary. क्या कहना चाह रहे, वापस पढ़ो, ये दोनों ए और बी पॉइंट के लिए क्या कहना चाह रहे हैं कि वो रेमिटेंस दे सकते हैं आप उसकी नेट सैलरी तक का, क्या कहना चाह रहे हैं? जो इंडिया का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है उसको मैं अभी हमारे समझने के लिए पीआरओआई बोल सकती हूँ। वैसे वो पीआरओआई है कि नहीं है उसके लिए कंडीशन देखना पड़ेगा, पर अभी के लिए मैं उसको पीआरओआई बोल सकती हूँ। और अगर पीआरओआई है तो उसका सिटीजनशिप तो फॉरेन का ही है। मतलब मैं बेसिकली कह रही हूँ कि कोई फॉरेनर है जो इंडिया में टेम्परेरी बेसिस पे आया है, परमानेंट नहीं आया है, तो वो पीआरओआई हो गया। और अगर वो पीआरओआई है तो वो सिटीजन कहाँ का है? फॉरेन का। सिटीजन कहाँ का है? फॉरेन का। बोलो हाँ है ना? या फिर हो सकता है कि कोई पीआरओआई है पर वो इंडियन सिटीजन है। एक तो पीआरओआई हो गया जो फॉरेन सिटीजन है, एक पीआरओआई हो गया जो इंडियन सिटीजन है। हाँ या ना? कोई इंडियन सिटीजन बाहर गया है जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो पीआरओआई तो कहलाता है, फॉर पर्पस गया है तो। बोलो है ना? तो अगर कोई पीआरओआई जो इंडिया में आया है क्या करने के लिए, सॉरी, जो इंडिया का या तो सिटीजन है या फिर वो किसका सिटीजन है? फॉरेन का। अगर वो इंडिया का सिटीजन है जो काम करने के लिए आया है, पर कहाँ पे काम करने के लिए आया है? ऑफिस ब्रांच किसकी? तो ऐसा पर्सन भी इंडिया से पैसा रेमिट कर सकता है, पर कितना पैसा रेमिट करेगा? ये अप टू हिज नेट सैलरी। कितना रेमिट करेगा? अप टू हिज। और व्हाट इज नेट सैलरी? नेट सैलरी का मतलब होता है आपकी सैलरी में से टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, आपकी सैलरी में से पीएफ और जो भी अदर डिडक्शंस होते हैं वो सारे डिडक्शंस होने के बाद जो सैलरी बचेगी वो आप बाहर लेके जा सकते हो। मतलब अगर मैं इसको सिंपली बोलूं, अगर कोई पर्सन किसी फॉरेन कंपनी का है, अगर कोई पर्सन पीआरओआई है, क्या है? पीआरओआई, और वो सिटीजन है बाहर का, सिटीजन कहाँ का है? तो वो पैसा बाहर लेके जा सकता है इंडिया के। भाई अभी वो टेम्परेरी बेसिस पे इंडिया में आए, देखो लिखा है ना, रेसिडेंट है पर परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। तो जो पर्सन टेम्परेरी बेसिस पे इंडिया में आया है और वो वहां का सिटीजन है तो इंडिया से पैसे लेके जाना चाहता है तो लेके जा सकता है, पर कितना लेके जाएगा? सैलरी माइनस टैक्सेस माइनस पीएफ माइनस अदर डिडक्शंस, ये नेट सैलरी होगा, ये लेके चल जाएगा। या फिर अगर कोई बाहर का पर्सन है, कहाँ का है? बाहर का पर्सन है, पीआरओआई है, जो इंडियन सिटीजन है, क्या है? इंडियन सिटीजन है, ये पर्सन भी अगर पैसा बाहर लेके जाना चाहता है तो लेके जा सकता है, पर कितना? अप टू हिज नेट सैलरी। वहां पे फिर वो 2.5 लाख वाला लिमिट कुछ काउंट नहीं होगा। आया क्या समझ में? नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ो क्या लिखा है। अब इन्होंने बोला है ना कि वो इंडिया में काम करने के लिए आया है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। तो परमानेंट का मतलब क्या? 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं आना चाहिए। कितने साल से ज्यादा के लिए नहीं आना चाहिए? 3 साल से ज्यादा के लिए वो इंडिया में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या सबको सेंटेंस? फर्दर, अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ये तो अपन ने जो ऊपर बातें पढ़ी वो तो इंडिविजुअल की थी। अगर कोई पर्सन है जो इंडिविजुअल नहीं है, कौन नहीं है? तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी ले सकता है, पर कौन सी लिमिट में? विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर LRS। मतलब अगर कोई पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल, कौन है? तो वो भी आपके इस लिमिट के लिए पैसा लेके जा सकता है, पर उसके लिए सैलरी वाला लिमिट नहीं है। उसके लिए कौन सा लिमिट है? उसके लिए लिमिट है LRS वाला। कौन सा लिमिट है? LRS वाला। समझ में आ रहा है सबको यहां तक? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। किसके लिए फैसिलिटी है? किसके लिए फैसिलिटी है? अदर देन इंडिविजुअल। और ऊपर वाली फैसिलिटी किसके लिए थी? इंडिविजुअल। समझ में आया क्या सबको? तो क्या बोला है? द फॉलोइंग रेमिटेंसेज बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल शैल रिक्वायर, किसका अप्रूवल? पहले भी तो आरबीआई का ही ले रहे थे, हाँ है ना? फिर बोला है डोनेशंस, बहुत ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई भी पर्सन डोनेशन दे रहा है, क्या दे रहा है? कितना डोनेशन दे रहा है? 1% ऑफ देयर अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर।
आपकी कंपनी ने पिछले 3 सालों में जितना भी कमाया उसका 1% आप डोनेशन दे रहे हो, या फिर $5 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। मतलब सुनना बहुत ध्यान से, सपोज करो आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है 1 करोड़ का। कितना है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग? 1 करोड़ डॉलर का। इसका 1% निकालो, कितना आएगा? $10 लाख या 1 लाख? कितना आएगा? 10 लाख कि 1 लाख? 1 करोड़ का 1% 1 लाख ना। 1 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा अमाउंट है? तो अगर आपने 1 लाख तक का डोनेशन दिया तब तो आपको आरबीआई से नहीं पूछना है, पर अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का डोनेशन दिया तो आपको आरबीआई से पूछना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट क्या कह रहा है? बोलो हाँ या ना, वापस पढ़ेंगे। क्या बोला हुआ है? द फॉलोइंग रेमिटेंसेस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ। किसका अप्रूवल चाहिए? और आरबीआई का अप्रूवल कब चाहिए? जब आप इस लिमिट से ज्यादा मंगा रहे हो। और लिमिट कितनी बोली है डोनेशन की? डोनेशन का लिमिट बोला है 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स और $5 लाख विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उस लिमिट के ऊपर अगर आपने डोनेशन दिया तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, अदरवाइज अप्रूवल नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है पहला पॉइंट? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, अब आप जो डोनेशन दोगे वो किसके लिए दोगे? ए बी सी पर्पस के लिए, पर वो बाद में पढ़ेंगे। अभी समझ में आया पॉइंट ए क्या लिखा है? पॉइंट 2 पढ़ते हैं क्या लिखा है। कमीशन दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो? कोई तो कमीशन प्रोहिबिटेड भी था, कोई तो कमीशन प्रोहिबिटेड भी था। कौन सा? कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपीज ट्रेड क्रेडिट रूट वाला। और एक और कौन सा कमीशन प्रोहिबिटेड था? इक्विटी वाला, इन्वेस्टमेंट होली और सब्सिडरी अब्रॉड इन इंडियन कंपनीज वाला भी अपना प्रोहिबिटेड था। ये कौन सा कमीशन है? और कमीशन कैसे है? देखो, ये एक ट्रांजैक्शन पे कमीशन दे रखा है। एक ट्रांजैक्शन पे अगर आपने कोई कमीशन दिया, किसको दिया कमीशन? एजेंट। एजेंट कहां पे है? बाहर। क्या बेचने के लिए आप कमीशन दे रहे हो? क्या बेचने के लिए आप कमीशन दे रहे हो? रेसिडेंशियल फ्लैट। क्या बेचने के लिए? रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट। रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट बेचने के लिए आपने बाहर अगर किसी भी पर्सन को कोई भी कमीशन दिया, क्या दिया? कमीशन। कमीशन आप जो दे रहे हो उसमें आपका कमीशन जो जा रहा है वो बाहर वाले एजेंट को जा रहा है, पर फ्लैट और प्लॉट कहाँ पे है आपके? इंडिया में। कहाँ पे है? इंडिया में। कहाँ पे है? इंडिया में। कितने का कमीशन दिया? $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। मतलब अगर आपने रेसिडेंशियल फ्लैट बेचा $2 लाख का, कितने का बेचा? $2 लाख का आपने फ्लैट बेचा, तो $2 लाख का 5% कितना है? इतना टाइम 10,000। तो $10,000 और $25,000 विच एवर इज हायर, कितना अमाउंट आएगा? $25,000 से अगर ज्यादा आपने कमीशन दिया तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? सेंटेंस क्या बोल रहा है? बोलो है ना। अगर आपने कोई भी रेसिडेंशियल फ्लैट या फिर अगर आपने कोई भी कमर्शियल प्लॉट इंडिया का बाहर भेजा, किसी भी एजेंट को बेचा और उसके लिए अगर आप कमीशन दे रहे हो तो उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, प्रोवाइडेड कमीशन का अमाउंट कितना होना चाहिए? 5% किसका? इनवर्ड रेमिटेंस। और क्या बोला है? $25,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज। क्लियर है पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 3 पढ़ो रहे। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है? रेमिटेंसेस कितने से ज्यादा बोला है? 10, 3 और 3 6, कितने? 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ हो गए ना। रेमिटेंसेस $1 करोड़ से ज्यादा एक प्रोजेक्ट का। किसके लिए? कंसल्टेंसी सर्विस का पैसा $1 करोड़ से ज्यादा कह रहे हैं ये। सोचो, कंसल्टेंसी का पैसा $1 करोड़ से ज्यादा, कंसल्ट करने का, सिर्फ ज्ञान देने का।
1 करोड़ डॉलर से ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। वो पैसा अगर आपने बाहर दिया तो ऐसे केस में अब कौन से प्रोजेक्ट है, पर कौन से प्रोजेक्ट के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कंसल्टेंसी लिया है, प्रोजेक्ट नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई भी बड़ा है उसका सिर्फ कंसल्टेंसी लिया है और उस कंसल्टेंसी सर्विस का पैसा आपने 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा दिया बाहर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंसल्टेंसी सर्विस इन इंफ्रास्ट्रक्चर 1 करोड़ डॉलर का तो कंसल्टेंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर का। सोचो बनाने में कितना खर्चा आएगा, वो तो लिया ही नहीं, रॉ मटेरियल लेबर ये खर्चे तो बात के हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार है। भाई गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो हाईवेज के प्रोजेक्ट होते हैं, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करने का जो प्रोजेक्ट है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है तो वो तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है और वो सही तरीके से बने, उसमें किसी भी तरीके का कोई कमी ना हो। रोड्स ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कर रहे हो तो ढंग से बनना भी तो चाहिए ना, और वो इतना ढंग से अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से कंसल्ट करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो क्या बोला हुआ देखो, जैसे अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, मतलब गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तो नहीं बोलूंगी मैं, पर अगर जो बेसिक प्लॉट होते हैं या फ्लैट होते हैं बेचने के लिए, उसमें जैसे अगर आप दिल्ली में देखोगे तो आपने सुना होगा डीएलएफ है, आपने जयपुर में देखा होगा तो यूनिक बिल्डर्स है, यूबी। आप जयपुर कभी जाओगे तो देखना मैक्सिमम ऑफ द बिल्डिंग्स पे आपको ऊपर एक नाम दिखेगा विच इज यूबी, कि ये बिल्डिंग किसने डेवलप करी? यूनिक बिल्डर्स ने। दिल्ली में जाओगे तो डीएलएफ दिखेगा, है ना। तो अगर ये जो सारे हैं इनका काम ही क्या है? फ्लैट बनाना बेचना, इनका काम ही क्या है? कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप करना और बेचना। तो ये भी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जनरली कोई कंसल्टेंसी नहीं ली जाती है। अपन इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली अगर 1 करोड़ डॉलर का कंसल्टेंसी कह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए ही होगा। समझ में आ रहा है सबको? फिर बोला है एंड डॉलर, कितना बोला है? 10 लाख। कितना बोला है? डॉलर 10 लाख पर प्रोजेक्ट है ये तो, फॉर अदर कंसल्टेंसी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कोई दूसरी कंसल्टेंसी ली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली नहीं, कोई भी दूसरी कंसल्टेंसी अगर आपने ली जिसके लिए आप 10 लाख डॉलर से ज्यादा देना चाह रहे हो तो दे तो सकते हो, पर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है पॉइंट सबको? नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब पैराग्राफ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो शेड्यूल 1 में लिखा है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। रेमिटेंसेस, क्या बोला है? रेमिटेंसेस एक्सीडिंग, कितना बोला है? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और डॉलर 1 लाख whichever is higher by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses। क्या बोला है? अगर आपने बाहर वाले पर्सन ने कोई भी पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया और इंडिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा किसी कंपनी खोलने के लिए, क्या खोलने के लिए? तो कंपनी खोलने से पहले के खर्चे इज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ना। तो कंपनी खोलने का खर्चा अगर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है और उसको रीइंबर्स किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? रीइंबर्स। तो रीइंबर्स कर तो सकते हो, पर कितना करोगे आप? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आया, और डॉलर 1 लाख whichever इज हायर। क्या बोला है मैंने? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट और डॉलर 1 लाख whichever इज हायर। ये जो आपका अमाउंट आएगा, इससे ज्यादा अगर आप रेमिट करते हो तो फिर आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो ये वो 4 ट्रांजैक्शन है जहां पे किसका अप्रूवल लगता है? आरबीआई का। और ऊपर अपन ने 8 ट्रांजैक्शन पढ़े थे जहां पे अप्रूवल लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर भी अपन ने 8 ट्रांजैक्शन पढ़े थे जो प्रोहिबिटेड है, जो कर ही नहीं सकते बिना किसी की, मतलब उसमें तो आप परमिशन भी नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो हाँ है ना। फिर बोला है, अब देखो ये 4 पॉइंट में जो लिमिट दे रखी है सब जगह अलग अलग, वो भी रिवाइज कराऊंगी, पर पहले अपन है क्या वो पढ़ लेते हैं। भाई क्या क्या लिखा है वो तो समझ में आ जाएगा ना, फिर लर्निंग पार्ट पे चलेंगे। क्लियर है? और ये सारे ट्रांजेक्शन कौन से? करंट अकाउंट। कौन से हैं? नेक्स्ट, प्रोसीजर। The procedure for drawal or remittance of any foreign exchange under this schedule shall be same as applicable for remitting any amount under LRS. If the transaction is not listed in any of the above 3 schedules, it can be freely undertaken. और जो तीनों में ही नहीं आ रहा, ना प्रोहिबिशन में आ रहा है, भाई करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन की बात करियो, करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन ना शेड्यूल 1 में आ रहा है
ना शेड्यूल 2 के सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल में आ रहा है, ना शेड्यूल 3 के आरबीआई अप्रूवल में आ रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन सारे अलाउड है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारे अलाउड है। बोलो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? फिर बोला है exemption for remittance from RFC account. No approval is required where any remittance has to be made for the transaction listed in schedule 2 and 3 above from a resident foreign currency account. ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने जो पैसा दिया है ना 2 और 3 में, जो आपको पैसा देना था वो आपने कहाँ से दिया है? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। आपने किसी फॉरेनर के अकाउंट में से ही ये पैसा दिया है तो फिर परमिशन लगेगी क्या? सपोज करो किसी फॉरेनर का अकाउंट है इंडिया में, उसके फॉरेनर के अकाउंट में $1,00,000 रखे हैं, उसमें से उसने $10,000 दे दिए, तो गवर्नमेंट कह रही है उसमें हमको कोई परेशानी नहीं है, उसमें आप अप्रूवल मत लो। समझ में आया क्या सबको? सेकेंड, इफ एनी रेमिटेंस हैज टू बी मेड फॉर द ट्रांजैक्शन लिस्टेड इन 2 and 3 अबव फ्रॉम, कहां से पैसा दे रहे हो? सेम एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट से पैसा दे दो या एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से पैसा दे दो, ये दोनों ही केसेस में आपको कोई अप्रूवल नहीं लगता। हाउएवर अगर आपको पेमेंट करना है इन सारे ट्रांजैक्शन का, तो अगर आपने ईईएफसी अकाउंट से पेमेंट किया तो भी अप्रूवल लगेगा। जैसे अब मुझे एक बताओ, P&I क्लब में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, पर इन्होंने कहा था कि अगर आपने ईईएफसी से पैसा दिया 2 और 3 में तो अप्रूवल नहीं लगता। फिर क्या कह रहे हैं? नहीं लगता है अप्रूवल। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा अप्रूवल लेने जाते हो P&I क्लब के लिए तो लगेगा अप्रूवल, अगर आपने पैसा ईईएफसी अकाउंट से दिया है तो। पर अगर आपने पैसा आरएफसी अकाउंट से दिया होता तो फिर अप्रूवल नहीं लगता। आया क्या समझ? अगर आपने ये पैसा रेमिट किया है ईईएफसी अकाउंट से तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, पर अगर आपने ये पैसा आरएफसी अकाउंट से पैसा दिया है तो आपको कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड, ये तो वही बात, ये तो है सारी, यही तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला तो उसमें था आरबीआई अप्रूवल में, ये तो आरबीआई अप्रूवल में था ना। तो इसके लिए भी अगर आपने पैसा आरएफसी से दिया तो कोई अप्रूवल नहीं है, पर अगर आपने पैसा ईएफसी से दिया तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, रेमिटेंस, ये भी तो वही वाला है आरबीआई अप्रूवल वाला। लास्ट अपन ने जो पढ़ा प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, मतलब इन तीनों के लिए अगर आप पैसा आरएफसी से देते हो तो अप्रूवल नहीं लगता, पर अगर आप इन तीनों के लिए पैसा ईएफसी से देते हो तो अप्रूवल लगता है। आया क्या समझ में? बोलो हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट चेक करो क्या लिखा है। इफ अ पर्सन इज ऑन अ विजिट अब्रॉड, कोई पर्सन है बाहर घूमने गया है, थक गया है फेमा पढ़ते पढ़ते, ये सोच रहा है चलो अब तो बाहर ही चलते हैं घूमने, बेचारा थक गया है ना, फेमा पढ़ रहा है, ये कह रहे जब इतना फॉरेन करेंसी पढ़ ही रहे हैं तो एक टूर तो बनता है ना हमारा। इसके बाद घर पे जाके इतनी रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं ना, कितना फेमा पढ़ा है तो एक टूर तो बनता ही है मेरा। तो क्या लिखा है, अगर कोई पर्सन बाहर गया है घूमने तो वो खर्चा कर सकता है शेड्यूल 3 में, खर्चा कर सकता है कौन सा? शेड्यूल 3 में। इफ ही इनकर्स इट थ्रू, कौन से क्रेडिट कार्ड के थ्रू? मतलब ऐसे केस में आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा ही नहीं ना। वैसे तो शेड्यूल 3 में आरबीआई का अप्रूवल लगता है, पर अगर आप बाहर घूमने गए हो और आपने के पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, तो अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तो वहां से देना है जितना दो, आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आया समझ में? फिर बोला है व्हाट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब अभी पढ़ते थे ना एलआरएस, तो ये होता क्या है? इट इज द स्कीम विच अप्लाइज टू, किसको अप्लाई होता है? सारे इंडिविजुअल्स को। किसको? सारे इंडिविजुअल्स को। माइनर को लगता है क्या? हाँ, माइनर को भी लगता है, और इनको हम एलआरएस में अलाउ करते हैं कि $2.5 लाख हर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च के लिए, बहुत ध्यान सुनना, करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों के लिए लिमिट $2.5 लाख है। एलआरएस में करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए लिमिट कितनी है? $2.5 लाख। कितनी है? $2.5 लाख। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द पर्पज। अब ये नहीं पढ़ना, अब देखो क्या लिखा है। इन केस ऑफ रेमिटर, अगर सपोज करो बाहर जो पैसा देना है वो माइनर दे रहा है, तो एलआरएस डिक्लेरेशन मस्ट बी काउंटर साइंड बाय। तो ऐसे केस में डिक्लेरेशन पे साइन कौन करेगा? माइनर का गार्जियन। कोई भी कंपनी, फर्म, एचएफ, ट्रस्ट साइन नहीं कर सकती, जो गार्जियन है वही साइन करेगा। पहला पॉइंट क्लियर? दूसरा, remittances under the scheme can be consolidated in respect of family members subject to individual family members complying with its terms and conditions। क्या बोला है?
रेमिटेंस अंडर द स्कीम कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? जो आप रेमिटेंस दे रहे हो, क्या हम उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं क्या, कि एक फैमिली मेंबर की लिमिट को दूसरे के साथ कंसोलिडेट करके फिर रेमिट करो? कर तो सकते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हारे अकेले की लिमिट $2.5 है, मेरी लिमिट भी $2.5 है, दोनों की मिला के इतनी हो गई, तो क्या दोनों की लिमिट को साथ में यूज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पर फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। कौन होने चाहिए? फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट, क्लबिंग इज नॉट परमिटेड बाय अदर फैमिली मेंबर्स फॉर कौन से ट्रांजेक्शन? हाईलाइट करो। आप क्लबिंग कर तो सकते हो पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए नहीं कर सकते। सच एज बैंक अकाउंट ओपन करना, इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी खरीदना, इफ दे आर नॉट द को-ओनर्स और को-पार्टनर्स इन द ओवरसीज बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी। आया क्या? बोलो क्या? तुमने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, क्लबिंग का मतलब होता है जैसे सपोज करो कोई बच्चा है जिसकी इनकम है सपोज करो महीने का 2 लाख रुपए, वो खुद कमाता है, तो बच्चा महीने का 2 लाख रुपए कमाता है, पर अगर माइनर है तो वो खुद की इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करेगा नहीं, तो उसकी इनकम क्लब हो जाती है पेरेंट्स की इनकम के साथ। पेरेंट्स में भी कौन से पेरेंट की? जिस पेरेंट की हायर इनकम है उसके साथ। मतलब यहाँ पे भी हम जो लिमिट है उसको क्लब कर लेंगे, मतलब 2 लोगों की लिमिट को साथ में ले आएंगे। आया क्या समझ में? बोलो आया ना? जैसे कितनी बार क्या होता है, इनकम टैक्स में हो सकता है आ गया होगा इंटर में या फिर नहीं आया होगा, आई एम नॉट श्योर, पर है ऐसा एक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में कि सपोज करो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीवी एड्स में आते हैं, मूवीज में आते हैं, या फिर आपके टीवी शोज में आ रहे हैं, आते हैं ना, उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो उनकी इनकम क्या टैक्स होनी चाहिए? उनकी इनकम टैक्स तो होगा ना भाई, वो तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे, गवर्नमेंट क्यों छोड़ेगी? भले ही तुम कितना ही कह लो माइनर है, तो क्या हो गया? माइनर है तो फिर काम क्यों कराते हो? चाइल्ड लेबर में आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात सबको? तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप ऐसे माइनर से काम भी करवाते हो तो गवर्नमेंट इसकी इनकम पे टैक्स लेगी, क्योंकि इसकी इनकम छोटी इनकम थोड़ी है। इसकी इनकम छोटी इनकम है क्या? कल को कोई बच्चा जाके सेलिब्रिटी बन जाए तो ऐसे केस में उसका तो फैन फॉलोइंग और उसकी तो इनकम का तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो गवर्नमेंट तो इस पर टैक्स लेगी ऑफकोर्स, सी बात है। तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो तो गवर्नमेंट पैसे नहीं लेगी क्या? गवर्नमेंट को जब पैसा जाता है तो दुख होता है, पर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो खुशी भी तो होती है ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे केस में हम पैसा कैसे छोड़ देंगे, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो माइनर पर्सन है जिसकी इनकम पे हम अभी उसकी इनकम पे हम डायरेक्टली टैक्स नहीं लगा सकते, तो ऐसे पर्सन की इनकम को दोनों पेरेंट्स में से उस पेरेंट की इनकम के साथ जोड़ो जिसकी हायर इनकम है। क्यों? जिसकी हायर इनकम होगी उसका स्लैब लिमिट पहले ही खत्म हो गया ना। मतलब देख रहे हो, सपोज करो फादर मदर, इसमें से अगर मदर की इनकम ज्यादा है, किसकी इनकम ज्यादा है? अगर मदर की इनकम ज्यादा है तो मदर की इनकम सपोज करो 20 लाख है और बच्चे की इनकम 50 लाख है। मदर की इनकम कितनी है? 20 लाख, और बच्चे की इनकम कितनी है? 50 लाख। टोटल कितना हो गया? 70 लाख। अब 70 लाख में जब तुम लिमिट लगाने जाओगे तो जो स्लैब है जहां पे 0 टैक्स लगता है वो खत्म, फिर 5% लगता है वो खत्म, फिर 10% लगता है वो खत्म, फिर 30% लगता है शायद अभी तो, या 20 भी आता है बीच में। 0.5 इंडिविजुअल के लिए, न्यू के हिसाब से बता दो। ठीक है, 0, 5, 10, 20, 30, तो 0, 5, 10, 20 तक आपने कर लिया, बचा हुआ सारा इनकम लास्ट का तो 30% पे आएगा ना, और 30% पे जितना ज्यादा अमाउंट बच जाए उतना ज्यादा गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट उस पेरेंट के पास टैक्स करती है इनकम को जिसकी इनकम हायर है। समझ में? क्या यार, ये तो नहीं होता शायद, मतलब मैंने तो कभी नहीं पढ़ा है, बाकी आई एम नॉट श्योर। जॉइंट टैक्सेशन समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? बोलो क्लियर है? तो उसको बोलते हैं क्लबिंग। क्या बोलते हैं उसको? क्लबिंग। यहां पे हमारा कौन सा सेक्शन खत्म होता है? सेक्शन नंबर 5। तो वापस आओ, सेक्शन नंबर 5 में कितने शेड्यूल्स है? 3। कितने हैं? शेड्यूल 1 कल पढ़े थे, शेड्यूल 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है, और शेड्यूल 3 आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। किससे? आरबीआई से। इसके बाद अपन अब चलते हैं गिफ्ट वाले पोर्शन पे कि गिफ्ट में कहना क्या चाहते थे। ठीक है, पेज नंबर पे आओ 15.9 पे। फिर मैं सारा लिखवाऊंगी, जैसे कल अपन ने लास्ट में लिखा था वैसे आज भी लास्ट में लिखेंगे। देखो क्या लिखा है,
इफ गिफ्ट इज अगर गिफ्ट कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन है, और गिफ्ट के लिए क्या परमिशन लेनी पड़ती है क्या, गिफ्ट देने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? 2.5 लाख से ज्यादा है तो लेना पड़ेगा, किससे? आरबीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट, पक्का। 0.129 किससे परमिशन था? तो देखो क्या लिखा है, अगर गिफ्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है देन व्हाई इज देयर अ रेस्ट्रिक्शन अंडर करंट अकाउंट रेगुलेशंस? इट इज बिकॉज while there is no restrictions on current account transaction some reasonable restrictions can be imposed। ये कह रहे हैं गिफ्ट देने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम करंट अकाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे आप पे। पर आप जिसको गिफ्ट दे रहे हो तो कौन सा गिफ्ट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कितने अमाउंट का दे रहे हो, ये तो डिस्क्लोज कर सकते हो ना भाई। आप क्या गिफ्ट दे रहे हो, हम इनकम टैक्स की जैसे आपके ऊपर हार्श नहीं है। इनकम टैक्स तो कहता है गिफ्ट दे रहे हो 50,000 रुपए से ज्यादा का आ जाओ टैक्स दो। इनकम टैक्स एक्ट में तो यही है, एक्सेप्ट आपके अगर शादी का गिफ्ट है तो वो नहीं आएगा, और 2-3 गिफ्ट और है जो नहीं आते अदर सोर्सेज में, अगर तुमको याद हो तो, है ना। तो हम इनकम टैक्स के जितने स्ट्रिक्ट नहीं है, पर हम ये तो कह सकते हैं ना कि गिफ्ट आपने क्या दिया है, किसको दिया है, वो डिक्लेरेशन तो दे दो, इतना तो हम मांग ही सकते हैं। तो क्या बोला है, सम अदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड अदरवाइज। अगर ये कह रहे हैं कि हमने रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई होती तो पीपल में ट्रांसफर द फंड अब्रॉड अंडर द गार्ब ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के नाम से अगर हम आपसे डिस्क्लोजर भी नहीं मांगेंगे तो लोग करंट अकाउंट के नाम से गिफ्ट देते जाएंगे और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा कि बाहर पैसा सारा का सारा आपका जो इंडिया का डॉलर था वो अब सारा लेके बाहर चले गए करंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि करंट अकाउंट में तो गिफ्ट अलाउ कर रखा है। तो गिफ्ट देना अलाउ तो कर रखा है, पर आपको इसमें डिस्क्लोजर देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो क्या लिखा है, इफ हाउ एवर, अब देखो क्या लिखा है, पीआरआई गिफ्ट दे रहा है किसको, पीआरओआई को, पीआरओआई को गिफ्ट दे रहा है इंडिया में इंडियन करेंसी में, पीआरआई पीआरओआई को गिफ्ट दे रहा है इंडिया में इंडियन करेंसी में। फॉर द पीआरओआई इट विल रिजल्ट इन फंड लाइंग इन इंडिया। पीआरओआई के लिए तो ये वो पैसा हो गया ना जो इंडिया में रखा है, बोलो हाँ है ना। तो इससे क्या इसका इंडियन एसेट ऑल्टर हो रहा है क्या, पीआरओआई का इंडियन एसेट ऑल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं पीआरआईआई की बात करूं तो क्या पीआरआई के लिए क्या गिफ्ट से कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है क्या? ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा था, पीआरआई के लिए कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। एज दिस ट्रांजैक्शन क्रिएट एन एसेट इन इंडिया फॉर पीआरओआई स्टार मार्क। आज तो ये परेशान करके ही छोड़ेंगे। कौन सा ट्रांजैक्शन है ये, कैपिटल अकाउंट। कौन सा ट्रांजैक्शन है, मतलब वापस सुनो, गिफ्ट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जनरली गिफ्ट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, पर अगर गिफ्ट 2.5 लाख से ज्यादा का देते हैं तो आरबीआई का अप्रूवल लगता है। पर अगर गिफ्ट पीआरआई ने दिया पीआरओआई को इंडिया में इंडियन करेंसी में, पीआरआई ने गिफ्ट दिया किसको, पीआरओआई को इंडिया में इंडियन करेंसी में, तो पीआरओआई के लिए ये एक वो असेट है जो इंडिया में रखा है, पीआरओआई के लिए ये वो असेट है जो इंडिया में रखा है। तो कल अपन ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था ना, पीआरओआई का कोई भी असेट जो इंडिया में रखा है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। कौन सा ट्रांजैक्शन, तो ये जो गिफ्ट दिया है इसको क्या बोलोगे आप, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर है पॉइंट, स्टार मार्क कर लिया इसको। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से अगर पीआरओआई, कौन गिफ्ट दे रहा है, पीआरओआई गिफ्ट दे रहा है, किसको दे रहा है, बाय रेमिटिंग फंड्स इन इंडिया में पैसा दे रहा है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउएवर अगर पीआरओआई गिव्स द फंड अब्रॉड, पीआरओआई ने पीआरआई को पैसा दिया बाहर, इट इज अ असेट विच इज हेल्ड बाय पीआरआई इन अ फॉरेन कंट्री, तो इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बोलो हाँ है ना, पीआरआई के पास अगर कोई पैसा बाहर रखा है तो वो पीआरआई के लिए तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ना। तो क्या लिखा है, द रेसिडेंट कैन नॉट कीप इट अब्रॉड। अब देखो क्या बोला है, हाईलाइट स्टार मार्क, रेसिडेंट इसको बाहर नहीं रख सकता, इसको इंडिया में लाना ही पड़ेगा। रेसिडेंट गिफ्ट को बाहर नहीं रख सकता, इसको इंडिया में लाना ही पड़ेगा। एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन इफ सच सेल और ड्रॉ इज अ,
तो सिंपली बोलो ये कह रहे हैं अगर PROI ने, देखो फेमा तो इंडिया के को फेवर करेगा ना, फेमा किसको फेवर करेगा? इंडियन को। तो क्या बोला है फेमा में, अगर कोई PROI PRI को गिफ्ट दे रहा है बाहर, अगर PROI PRI को गिफ्ट दे रहा है बाहर, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही है। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में हम PRI को गिफ्ट वाला असेट बाहर रखने नहीं देंगे, हम उसको कहेंगे लेके आओ इंडिया में। कहाँ लेके आओ? तो इंडिया में लेके आओ, तो फिर उसके पास असेट इंडिया में हो गया ना, और असेट इंडिया में हो गया तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ही कहाँ रहा, वो तो करंट अकाउंट हो गया। पर इसी का रिवर्स, अगर PRI गिफ्ट देता PROI को इंडिया में, PRI गिफ्ट देता PROI को इंडिया में, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कह देते। समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो हाँ है ना। फिर क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन कंसल्टेशन विद RBI इम्पोज सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन विच इज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये कह रहे हैं इसके अलावा गवर्नमेंट और RBI दोनों डिसाइड करके जो रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है लगा सकती है। The general rule is to be understood is that current account transactions हमेशा freely permitted है unless specifically prohibited, while capital account transactions are prohibited unless specifically or generally permitted. कैसे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की 3 शेड्यूल्स है, 1, 2, 3। शेड्यूल 1 इज प्रोहिबिटेड, कर ही नहीं सकते। शेड्यूल 2 कर सकते हो पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। शेड्यूल 3 कर सकते हो RBI की परमिशन से। तो जो 1, 2, 3 में नहीं आ सकते उनका क्या? कर सकते हो बिना किसी की परमिशन के। तो इसका मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिटेड होता है एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड। जनरली परमिटेड है पर कुछ केसेस में क्या है, प्रोहिबिटेड है। और कुछ केसेस कौन से? 1, 2, 3। 1 में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के, 3 में RBI से पूछ के। बाकी ट्रांजैक्शन के लिए जो करना है जो कर लो, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। समझ में आया? कैपिटल अकाउंट में इसका उल्टा है। कैपिटल अकाउंट में बोला है जनरली ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में क्या है, देखो प्रोहिबिटेड है अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन क्या है? प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में अपने कल क्या क्या पढ़ा था बताओगे? पहले तो विच ऑल्टर्स असेट लायबिलिटी PRI का बाहर, विच ऑल्टर्स असेट लायबिलिटी PROI का इंडिया में, 2 पॉइंट। फिर क्या पढ़ा था अपन ने इसमें? 2 ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल परमिसिबल थे, हाँ है ना। इसके अलावा 5 ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड थे, चिट फंड वाले ये सारे प्रोहिबिटेड। तो मुझे एक बात बताओ, तो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन जनरली प्रोहिबिटेड होते हैं। जनरली क्या होता है? प्रोहिबिटेड। पर अगर कुछ अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड, तो जो परमिटेड होगा वो लिख के दोगे ना, जो परमिटेड होगा वो क्या होगा, लिख के दोगे। अदरवाइज वो क्या माना जाएगा? प्रोहिबिटेड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रोहिबिटेड। क्लियर हो रहा है सेंटेंस यहाँ तक? सेक्शन 5 परमिट एनी पर्सन to sell, deal to from authorized person to undertake current account transaction. Central government has the power to impose restrictions and consultation with RBI on public interest. समझ में आया क्या सबको? सेक्शन नंबर 4 पे आओ, पेज नंबर 15.6 पे, 15.8 पे सॉरी, सेक्शन नंबर 4 पे क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 4 का हेडिंग पढ़ो। Except as provided in this act, if no person resident in India acquire, hold, own, possess, transfer, foreign exchange, foreign security, immovable property outside India. ये कह रहे कोई भी इंडिया का पर्सन बाहर का कोई करेंसी, कोई सिक्योरिटी, कोई भी तरीके का एक्सचेंज करेंसी नहीं रख सकता बाहर। This section prevent Indian resident to acquire, hold, own, possess, transfer, foreign exchange, foreign security, immovable property abroad. Then through separate notification, acquisition of these assets has been permitted subject to conditions and compliances. Example पढ़ो क्या लिखा है। अगर किसी इंडियन रेसिडेंट को बैंक बैलेंस रखा है, उसके पास कितना रखा है? $10,000। किससे आए हैं? अंकल कहाँ रहते हैं? तो इंडियन रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड ऑन टू द फॉरेन फंड। तो वैसे तो इंडियन रेसिडेंट क्या ये पैसा रख सकता है क्या खुद के पास? नहीं। ही इज सपोज टू ब्रिंग बैक द फंड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 8। मतलब ये पैसा उसको वापस यहाँ से डॉलर खत्म करके रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? रुपीज में। बोलो समझ में आ रहा है एग्जाम्पल सबको? तो सेक्शन नंबर 4 में हमको ये लिख के दिया है। सेक्शन नंबर 3 में क्या बोला है? डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोला है सेक्शन 3 में? अब क्या है इसमें पढ़ते हैं। Except or otherwise provided in this act, rules or regulations made thereunder, or with the general or special permission of RBI, no person shall. बिना RBI के परमिशन के आप किसी भी तरीके से फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हो क्या? RBI मतलब बिना RBI सेंट्रल गवर्नमेंट या बिना कोई लिस्ट दिए हुए आप डायरेक्टली फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हो या लिस्ट देना पड़ेगा?
लेस देना पड़ेगा। क्या आप कोई पेमेंट कर सकते हो? क्या ना तो आप रिसीव कर सकते हो ना आप कोई पेमेंट कर सकते हो। सी में लिखा है ना रिसीव कर सकते हो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज वेयर एनी पर्सन इन और रेसिडेंट इन इंडिया रिसीव्स एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू एनी अदर पर्सन विदाउट अ corresponding inward remittance from any place outside India, then such person shall be deemed to have received such payment than otherwise through the authorized person. Enter into अच्छा सी का एक्सप्लेनेशन वापस पढ़ो एक बार। सी का एक्सप्लेनेशन वापस पढ़ो। मतलब अगर किसी पर्सन को इंडिया में पैसा मिल भी रहा है तो ऑथोराइज डीलर के थ्रू मिलना चाहिए ना। तो अगर सपोज करो आपके पास पैसा ऑथोराइज डीलर के थ्रू नहीं आया, पीआरओआई के थ्रू आया, तो क्या आप पीआरओआई के थ्रू जो पैसा डायरेक्टली आया क्या ले सकते हो? क्या नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा कैसे आना चाहिए? डीलर के थ्रू ही आना चाहिए। नेक्स्ट, क्या आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते जब तक आपको कोई राइट नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, अबाउट ट्रांजैक्शन में बी कैरिड ऑन एज अदरवाइज प्रोवाइडेड और विद द जनरल परमिशन ऑफ आरबीआई फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी पेमेंट करना, कोई भी तरीके का क्रेडिट देना, कोई भी पैसा रिसीव करना बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ। कुछ भी नहीं पढ़ो इसमें से, ये पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। अ पीआरओआई कम्स टू इंडिया, पीआरओआई कहाँ पे आया? इंडिया में। एंड ये $1000 देना चाहता है इसके दोस्त को जो इंडिया का रेसिडेंट है। द फ्रेंड ऑफर्स हिम अ रेट बेटर देन द बैंक, और इसके फ्रेंड ने बोला कि देख तू $1000 बैंक को देगा ना जाके, तो बैंक तो तेरे को करंट रेट 85 चल रहा है उसके हिसाब से ही देगा, तो तू एक काम करिए $1000 मुझे देते, मैं तेरे को ये $1000 के 87 रुपीज के हिसाब से दे दूंगा। बैंक तो 85 ही देगा, मैं कितने दे रहा हूँ? 87, तो मुझे दे दे। क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा कोई भी पीआरआई या कोई भी इंडिया का पर्सन किसी भी बाहर के पर्सन से डायरेक्टली पैसा नहीं ले सकता अदर देन ऑथोराइज डीलर। समझ में आ रहा है पहला पॉइंट। एग्जाम्पल 2, अब पीआरओआई का इंश्योरेंस पॉलिसी है इंडिया में। ही रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर इन इंडिया टू पे द प्रीमियम, दिस विल अमाउंट टू पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेसिडेंट, दिस इज नॉट परमिटेड। ये कह रहे हैं भाई अगर बाहर वाले पर्सन को पे करना था तो उसको करने दो ना, अगर वो पे करता तो डॉलर में करता, और डॉलर में करता तो इंडिया में डॉलर आता ना, तुमने तो जबरदस्ती इंडिया में तुमने पे कर दिया, तो तुमने तो रुपये में पे कर दिया। तो ऐसे केस में क्या ये ट्रांजेक्शन परमिटेड होगा? क्या नहीं? समझ में आ रहा है सबको? ऐसे एग्जाम्पल पे केस स्टडी आ सकती है एग्जाम में कि परमिटेड है ट्रांजेक्शन की नहीं है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये आईसीआई के मॉड्यूल में ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अ पीआर सॉरी अ फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया, फूड लिया रेस्टोरेंट से और उसको अब $20 पे करने हैं कैश में। रेस्टोरेंट कैश एक्सेप्ट कर नहीं रहा है क्योंकि इट विल बी रिसीव्ड अदरवाइज देन थ्रू ऑथोराइज पर्सन। द रेस्टोरेंट विल हैव टू टेक अ मनी चेंजर लाइसेंस टू एक्सेप्ट फॉरेन करेंसी। तो अगर होटल को ये पैसा लेना है तो उनको पहले ऑथोराइज डीलर बनना पड़ेगा, तब जाके वो पैसा ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, transactions covered by this section are known as hawala transaction. An Indian resident gives rupees 70,000 in cash to an Indian dealer. For this transaction, the brother in Dubai will get $1,000 from a Dubai dealer. The two dealers may settle the transactions later. However, transaction is not permitted. Basically ये कह रहे हैं कि हमने इतने restrictions लगा क्यों रखे हैं ताकि फॉरेन करेंसी में किसी भी तरीके का जो सट्टा है या जो हवाला है वो नहीं हो, इसीलिए हमने इतने restrictions लगा रखे हैं फॉरेन करेंसी पर। क्लियर है? सेक्शन नंबर कौन सा था ये? और इसके बाद आई थिंक अपन ने इससे पहले सारा पढ़ लिया है, कोई डेफिनेशन अपना बचा नहीं है। प्रीएम्बल एक्सटेंड तुम देख लेना। समझ में आ रहा है क्या सबको? यहाँ पे हमारा फेमा होता है खत्म, पर तुम आओ एक बार पहले आईसीआई मॉड्यूल पर। कोई बात नहीं, स्क्रीन है ना।
इसके ना एमसीक्यू अपन अभी 2 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बाकी होमवर्क में है तुम्हारे, है ना, क्योंकि इसमें एमसीक्यू पे फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एमसीक्यू आता है 6 नंबर का, आएगा तो प्रैक्टिस होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? तो एमसीक्यू 1 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इन सितंबर 2021 मिस्टर पुरुषोत्तम साहा visited Atlanta as well as Athens and thereafter London and Berlin for a month long business trip for which he withdrew कितने रुपए? $50,000 from his banker. बैंकर कौन है इनका? SBI न्यू दिल्ली ब्रांच। इन दिसंबर 2000, ये कब की बात हो रही थी? सितंबर 2021 की। दिसंबर 2021 में इसने और विथड्रॉ कर लिया $50,000 SBI से एंड रेमिटेड द सेम टू हिज सन रवियांश साहा हु वाज स्टडीइंग इन टोरंटो कनाडा। इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, फिर जनवरी 22 में इसने ही सेंट हिज एलिंग मदर मिसेस सविता फॉर अ स्पेशलाइज ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। अब मेडिकल के लिए खर्चा दोगी तो अटेंडेंट तो जाएगा ना, तो वाइफ गई है मिसेस रश्मि टू settle where his younger brother Pranav Saha, holder of green card, is residing. अच्छा ये जगह का नाम है, सॉरी जगह का नाम है CSEATTLE, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, ये वो वाला सेटल नहीं है इंग्लिश वाला, हाँ जो भी अपन इसको प्रोनाउंस करेंगे। टू वेयर इज यंगर ब्रदर प्रणव साहा होल्डर ऑफ ग्रीन कार्ड इज रिसाइडिंग। तो बेसिकली पूरा परिवार ही बाहर है। ये तो गया हुआ है बिजनेस के लिए, इसका बच्चा पढ़ रहा है बाहर, और वाइफ और मम्मी गई है इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पे, और इसका भाई वैसे ही बाहर ही रहता है। फिर बोला है फॉर द पर्पज ऑफ हिज मदर्स ट्रीटमेंट एंड टू हेल्प प्रणव साहा टू मीट इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस ही रिक्वेस्टेड इज बैंकर SBI। फिर ये गया SBI के पास और बोला कि यार मेरे को तो बहुत सख्त जरूरत है, $75,000 और चाहिए टू प्रणव साहा's अकाउंट मेंटेन विद सिटी बैंक, और ये बैंक कहाँ पे? बाहर ही है। इन फरवरी 2022, अब फरवरी में क्या हुआ? मिस्टर पुरुषोत्तम साहा की बेटी भी है देवांशी, उसकी एंगेजमेंट हो गई एंड शी ऑप्टेड फॉर, वो तो कह रही नहीं शादी करूंगी तो डेस्टिनेशन, नहीं तो करूंगी ही नहीं। डेस्टिनेशन मैरिज मतलब डेस्टिनेशन मैरिज, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। टू हैव बी हेल्ड इन, कब? अगस्त में होने वाली है, वो भी बाहर ही जाके करेगी, इंडिया में भी कोई डेस्टिनेशन मैरिज नहीं करेगी तो बाहर जाके करेगी, स्विट्जरलैंड में। वाइल ऑन अ ट्रिप टू दुबई इन द लास्ट वीक ऑफ, अच्छा दुबई कौन गया था पहले चेक करते, आ जाओ कब गया? ये रहा, ये तो लंदन गया था, बर्लिन गया था। अब देखो क्या बोला है, वाइल ऑन अ ट्रिप टू दुबई इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2022 ही अगेन विथड्रॉ, कितना? जो वो खुद यूज करेगा, और देवांशी साहा फॉर मीटिंग वेरियस ट्रिप एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग शॉपिंग इन दुबई। मतलब ये अपनी बेटी को भी पैसे दे रहा है शॉपिंग के, ये खुद भी विथड्रॉ कर रहा है, तो टोटल इसने कितना यूज निकाल लिया और पैसा? $35,000 इसने SBI से और ले लिया। लेटर इवेंट मैनेजर आया, बोला 2.5 लाख का शादी हुआ है आपकी बेटी का। $2.5 लाख, कितने का शादी हुआ है? $2.5 लाख का आपकी बेटी का शादी हुआ है, उसका भी तो पैसे दोगे? तो ये कह रहे हैं भाई देंगे ही तुमको भी, तुम भी आ जाओ, तो $2.5 लाख आप हमको दे देना शादी के। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज द करेक्ट वन इन द लाइट ऑफ एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ फेमा इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग ऑफ प्रायर अप्रूवल। ये कह रहे हैं इन सारे ट्रांजैक्शन में से बताओ कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है और कौन से ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल लेना था या नहीं लेना था। सिंस मिस्टर पुरुषोत्तम साहा फॉरेन करेंसी को विथड्रॉ कर रहा है अलग अलग ओकेजन से फ्रॉम हिज बैंक SBI, है ना। अब सुनना बहुत ध्यान से, MCQ पढ़ने से पहले एक बार इसका आंसर अगर दिया हुआ है अदर देन MCQ रीजन के साथ, तो अपन ये पढ़ते हैं। In respect of withdrawal of foreign exchange on various occasions from his banker SBI and remitting the same outside India during the financial 21-22, Mr. Purushottam Saha is not required to obtain any prior approval. ये तो कह रहे हैं कि 21-22 के लिए जब इसने पैसा निकाला और बाहर दिया तो मिस्टर पुरुषोत्तम को कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं 21-22 के लिए। तो चेक करते 21-22 में इसके ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुए थे। सितंबर 2021 में बिजनेस के लिए गया था, चेक करो RBI से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में, ये तो सारे करंट अकाउंट के ही है। क्या RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल में बिजनेस के लिए अप्रूवल लिखा है क्या कि बिजनेस के लिए गए हो तो जो खर्चा आएगा अप्रूवल लेना पड़ेगा? नहीं लिखा है। तो ना तो $50,000 के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ना आपको दिसंबर 2021 में वापस अप्रूवल लेना पड़ेगा $50,000 का। बोलो हाँ है ना।
ये लिखा है ना, ही फर्दर रेमिटेड विथड्रॉ 50,000 फ्रॉम एसबीआई एंड रेमिटेड द सेम टू हिज सन फॉर हिज स्टडी इन टोरंटो। चेक करो, इसमें भी आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी पड़ती है, हाँ या ना? पर एक पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में, नहीं, मेरे दिमाग में एजुकेशन का भी पॉइंट आ रहा है, उसका भी तो लिमिट था ना। ये रहा, ट्रांजैक्शन विच रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल, इसमें अपन ने लिखा है स्टडीज अब्रॉड। अब अगर बाहर पढ़ते हैं तो आरबीआई का अप्रूवल लगता है ना, पर 2.5 लाख के ऊपर होता है तो लगता है। क्या अभी खर्चा 2.5 लाख के ऊपर हो चुका है क्या? अभी तो उसने 50,000 ही तो निकाला था और अभी 75 और निकाला है, तो क्या अप्रूवल लगेगा क्या आरबीआई का? नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है सबको क्या कह रही हूँ? फिर अब इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और बोला है, अभी तक कितना खर्चा हो गया? 50 और 50 हो गया, $1 लाख हमारा लिमिट हो चुका है। दूसरा, जनवरी 2022 में इसने और कितना पैसा विथड्रॉ किया? $75,000। कितना? तो 50, 50 और 75 कितना हो गया? तो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी अगर आप बाहर जाते हो, तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो अलोंग विद अटेंडेंट का खर्चा और मेडिकल का खर्चा सारा निकाल के अगर 2.5 लाख के लिमिट में होता है तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगता, बट अगर 2.5 लाख की लिमिट से ज्यादा है तो लगता है ना। पर अभी तो 2.5 लाख की लिमिट में ही हो, तो लिमिट में हो तो क्या आरबीआई का अप्रूवल लगेगा? नहीं। समझ में आ रहा है सबको? तो जनवरी 22 के लिए भी कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। तो 1,75,000 का लिमिट आपका खत्म हो चुका है। फिर बोला है फरवरी 2022 में फिर बेटी की शादी भी हुई थी और इन्होंने मार्च 2022 में, अपन 21-22 की बात कर रहे हैं क्योंकि, है ना, मार्च 2022 में इन्होंने 35,000 और यूज कर लिए शॉपिंग के लिए, तो भी विद इन लिमिट है ना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट अप्रूवल आप कर सकते हो। तो 21-22 में आप बिना किसी के अप्रूवल के पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है आंसर क्या है? तो हमने अभी तक ये पढ़ा जो सही है। बी पढ़ो क्या लिखा है, इसमें गलत क्या है ये पता करते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ विथड्रॉल ऑफ $35,000 इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च फॉर ए ट्रिप टू दुबई, मिस्टर पुरुषोत्तम को आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि लिमिट 1,75,000 से ज्यादा हो गया है। नहीं ना, 2.5 लाख तक तो कोई अप्रूवल ही नहीं लेना पड़ता, बात खत्म। बी गलत है, सी चेक करो। आफ्टर विथड्रॉइंग $1 लाख मिस्टर पुरुषोत्तम साहब मस्ट हैव ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। कह रहे 50-50 निकालने के बाद ही अप्रूवल ले लो, नहीं। डी, ये तो वैसे ही गलत है। तो करेक्ट कौन सा हो गया? ए, कि इसको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड पढ़े एक बार, सेकंड खुद से ट्राई करो, चलो फटाफट से, अब भी करना है जल्दी से। मुझे बताओ सेकंड में ए बी सी के इनके आंसर्स क्या होंगे, ए बी सी डी के। बाकी थर्ड और फोर्थ तुम्हारा होमवर्क है और कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहां तक पढ़ने के बाद तुमको एक चीज तो दिमाग में क्लिप हो गई होगी, स्पोर्ट्स एकेडमी है, बाहर इवेंट कर रही है, प्राइज मनी देना चाहती है, तो किसका अप्रूवल लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री लिखा है, कल्चरल टूर्स और कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कल्चरल टूर्स और स्पोर्ट्स एकेडमी वाला, है ना। पर वो अप्रूवल कब लेना पड़ता है आपको? 1 लाख से ज्यादा हो तो। और उसमें भी किसको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता? इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल की जो स्पोर्ट्स बॉडीज है उसको नहीं लेना पड़ता, हाँ या ना? यही लिखा है, चेक करो इनको अप्रूवल लेना है कि नहीं लेना है। ए सही है क्या?
भाई ये कह रहे हैं आप 40 और 11,000 पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको 51,000 विड्रॉ किया है शगुन का, तो परमिशन लेनी चाहिए। तो परमिशन कब लेनी पड़ती है? बी में पढ़ो क्या लिखा है। आरबीआई से लेना पड़ेगा क्या? आरबीआई तो पिक्चर में ही नहीं है। सी चेक करो, सी सही लग रहा है कि 51,000 के लिए कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता। डी चेक करते हैं। 51,000 का पैसा हमको देना है और इसमें हमको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तो नहीं लेनी पड़ती ना परमिशन। तो करेक्ट आंसर इज सी। समझ में आ रहा है कि स्टडी कैसे करोगे? क्लियर है? ये तो 2 नंबर में आएगा, ये एक तो दिस इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दिस इज नॉट 6 मार्क्स का क्वेश्चन। मैम ये 6 नंबर में तो कर लेंगे। ये एक आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो फेमा में अगर आप 6 नंबर का केस स्टडी करके जाते हो अच्छे से प्रिपेयर, तो फिर आपके मार्क्स केस स्टडी में तो मुझे लगता है कहीं नहीं जाएंगे। और इवन अगर तुम इसके डिस्क्रिप्टिव भी देखोगे ना घर जाके, डिस्क्रिप्टिव भी तुमको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव में आपको बहुत ज्यादा डिटेल पूछते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ने नहीं लिख के दिया डिटेल इतना। तो इन्होंने तो ऊपर से लिख दिया, हाँ ये करना है, इतना लिमिट है, ओके। ये तो अपन ने चीज एक्सप्लेन करी, इन्होंने कहाँ लिख के दिया है। तो इनके डिस्क्रिप्टिव में भी अगर तुम जाओगे तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ दे दिया जो तुमको। देखो ना, पॉइंट नंबर 2 देखो। मिस्टर सेन एक इंडियन नेशनल है, डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज, लेना चाहते हैं $50,000 आउट ऑफ विनिंग ऑन ए लॉटरी टिकट। लेके ही नहीं जा सकते, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है ना। कल पढ़ा था करंट अकाउंट में शेड्यूल 1 में। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, $1 लाख फॉर सेंडिंग अ कल्चरल ट्रूप ऑन अ टूर ऑफ यूएसए। कल्चरल टूर यूएसए में है, लेके जा सकते हो पर मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है ना। तो वो हमारा यहाँ पे हो गया। थर्ड पढ़ो एक बार, देखो। हेलो, हाँ आ गए। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जब आपको लिखा आप का यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन लग रहा है, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का जो छोटा सा डेफिनेशन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल, ये लिखा। और उसके बाद फिर लिखो कि इसमें 3 शेड्यूल्स होते हैं। 4 वो लिखोगे तो जबरदस्ती बहुत बड़ा आंसर हो रहा है, जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो बेटर है ना, ये लिखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 2 में परमिशन है, शेड्यूल 3 में आरबीआई का परमिशन है। तो शेड्यूल 1 में जब तुमसे सिर्फ विनिंग ऑन ए लॉटरी टिकट के बारे में ही पूछा है, तो सिर्फ यही वाला पॉइंट प्रोहिबिटेड लिख के आ जाओ कि नहीं कर सकते। सारे पॉइंट प्रोहिबिशन के मत लिख देना, क्योंकि सारे लिखने का कोई सेंस ही नहीं, पूछ ही नहीं रहे ना। तो जो पूछ रहा है वो एक पॉइंट लिख के आना है। अब जैसे सेकंड वाले में पूछ रहा है कल्चरल टूर वाला, तो कल्चरल टूर मिनिस्ट्री ऑफ किससे पूछना पड़ता है आपको? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। तो शेड्यूल 2 रेफर करके, सेक्शन 5 का शेड्यूल 2 रेफर करके लिख के आओ। समझ में आ रहा है कैसे? इतना ही लिखना है तुमको। नेक्स्ट चेक करो, इसमें कोई दिक्कत आई क्या थर्ड के फर्स्ट और सेकंड में? वही कल्चरल टूर में आ गया ना। कितना पैसा, वो तो आपको परमिशन लेके आप कर लो। बी चेक करो, मेडिकल एक्सपेंस है, तो 2.5 लाख तक तो कोई अप्रूवल नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ज्यादा आरबीआई का लगेगा शेड्यूल 3 में। और उसमें भी ऐसा है कि $2.5 लाख आप अगर लेके जाना चाहते हो, तो उसमें आप खुद का और इवन आपके जो अटेंडेंट है उसका खर्चा आने जाने का और मेडिकल एक्सपेंसेस है, ये सारे मिला के 2.5 लाख तक के हैं। तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, इससे ज्यादा है तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। समझ में आया क्या? तो इस तरीके के तुमको आंसर लिखने। तो एक बार चेक करना कि कैसे क्वेश्चन दिए हुए, तुमको फील होगा कि चैप्टर बहुत ईजी है। समझ में आया? कोई डाउट आज की क्लास में? तो यहाँ पे इस करंट कैपिटल से आते हैं। मैक्स टू मैक्स पूछेगा तो पीआरआई और पीआरओआई पूछ लेगा, और उसमें तुमको वैसे ही दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलो ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।